सिर्फ टाइम पास करा लो तुमको, ठीक है। सो ऑल द गंदी गंदी बात। हेलो एवरीबॉडी, जिसका जिसका रेफरेंस सेक्शन 4 में पूरे रेफरेंस दिया सेक्शन नंबर 3 के, जब आप 3 पढ़ोगे ये अपने आप आपको समझेगा। कचरा है सिर्फ, रेफरेंस रेफरेंस का गेम है। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे। किसमें आता हूं? सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। क्या बोलो? डेफिनेशनल क्लॉज। अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी। या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा है गुड फेथ। बराबर है? गुड फेथ तो भयंकर ग्रे एरिया है, इंस्टीट्यूट अपने ही आंसर तुरंत बदल देता है। आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोल देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी। या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा है गुड फेथ। बराबर है? गुड फेथ तो भयंकर ग्रे एरिया है, इंस्टीट्यूट अपने ही आंसर तुरंत बदल देता है। आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोल देगा। मैं तुमको ऐसा आज ब्रह्मास्त्र देगा कि वो जो पूछेगा वो तुमको बनेगा। बराबर है क्या? ठीक है, हाँ, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वो एनालिसिस के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन की इंस्टीट्यूट आपको क्या पूछ रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट पे पूछ रहा है, दैट मैटर्स कि आपको कब लगाना है क्या है। तो आई गिव यू दैट एनालिसिस। तो गुड फेथ उनका बहुत फेवरेट एरिया है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है ग्रे एरिया, इसमें ज्यादा बच्चा दिमाग लगा के आएगा ही नहीं। तो ग्रे एरिया गुड फेथ तुम समझो ना, कब माने कि तू ईमान से काम किया कि ईमान के खिलाफ काम किया। बराबर है? नियत अंतर आत्मा को जज करने वाला सेक्शन है वो। बराबर है क्या? तो गुड फेथ। ठीक है, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो इनके बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछते हैं एफिडेविट क्या है बताओ, डॉक्यूमेंट क्या है बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। बड़ी इजी है, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, पहले तो मैं समझाएगा कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, इसके कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्यूमेंट बताओ, एफिडेविट बताओ, स्वेयर बताओ, ये बताओ वो बताओ, या तो आपको एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या है जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है कि जहां जहां सेंट्रल एक्ट लिखा है वहां पे ऑर्डिनेंस आएगा। तो इसके तो हर जगह सेंट्रल एक्ट लिखा है, तो कुछ स्पेसिफिक जगह में आने वाला नहीं है। तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सर्टेन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। वन ऑफ दो सेक्शन इज सेक्शन नंबर 5। कॉमा करके आप लिख सकते हो, वन ऑफ दो सेक्शन इज सेक्शन नंबर 5। ठीक है एवरीबॉडी। फिर वो क्लॉजेस के रेफरेंस दिया है कि सेक्शन 3 के अंदर जो जो क्लॉज है उसमें नहीं लगेगा। एवरीबॉडी, सेक्शन 25 में अपन ने क्या पढ़ा है? रिकवरी ऑफ फाइन। अब ऑर्डिनेंस में आपने कभी फाइन देखा है? ऑर्डिनेंस तो इमरजेंसी प्रोविजन बनाता है। तो वन ऑफ दो सेक्शन इज सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 25। अब जब क्लॉजेस पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लॉजेस के रेफरेंस अलग से बताऊंगा कि कहां कहां सेंट्रल एक्ट लिखा है जहां पे ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, बाकी हर जगह आएगा। इसकी औकात जो है सिर्फ एमसीक्यू के लिए रहेगी कि बोलेगा बताओ पूरा कहानी देके कि बताओ एज पर जीसीए एक्ट सेंट्रल एक्ट में शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब शैल इंक्लूड द फॉलोइंग के अंदर आपको गंदे गंदे सारी चीजें देगा, उसमें से एक अपने को क्या करना है? ऑर्डिनेंस। बरोबर है? ये हुआ सेक्शन नंबर क्या? 5 से लेके क्या हुआ? 30, और 5 से 30 पे अपन ने क्या पढ़ा? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पक्का पक्का कच्चा कच्चा। अब बचा है हमारा सेक्शन नंबर 3। एक आपको और दिखेगा सेक्शन नंबर 4, वो भी बहुत गंदा गंदा बात करता है, गंदी गंदी बातें करता है वो। गंदी बात सिर्फ टाइम पास करा लो तुमको, ठीक है। सो ऑल द गंदी गंदी बात। हेलो एवरीबॉडी, जिसका रेफरेंस सेक्शन 4 में पूरे रेफरेंस दिया सेक्शन नंबर 3 के, जब आप 3 पढ़ोगे ये अपने आप आपको समझेगा। कचरा है सिर्फ, रेफरेंस रेफरेंस का गेम है। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे। किसमें आता हूं? सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। क्या बोलो? डेफिनेशनल क्लॉज। अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी। या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। गंदी बात सिर्फ टाइम पास करा लो तुमको, ठीक है। सो ऑल द गंदी गंदी बात। हेलो एवरीबॉडी,
जिसका रेफरेंस सेक्शन 4 में पूरे रेफरेंस दिया सेक्शन नंबर 3 के। तो जब आप 3 पढ़ोगे ये अपने आप आपको समझेगा, कचरा है सिर्फ, रेफरेंस का गेम है। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे। किसमें आता हूं? सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। क्या है बोलो? डेफिनेशनल क्लॉज। अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी, या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। क्या है बोलो? डेफिनेशनल क्लॉज। अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी, या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे। किसमें आता हूं? सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। क्या है बोलो? डेफिनेशनल क्लॉज। अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी, या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा है गुड फेथ। बराबर है? गुड फेथ तो भयंकर ही ग्रे एरिया है। इंस्टीट्यूट अपने ही आंसर तुरंत बदल देता है, आज कुछ और बोलता है कल कुछ और बोल देगा। मैं तुमको ऐसा आज ब्रह्मास्त्र देगा कि वो जो पूछेगा वो तुमको बनेगा। बराबर है क्या? ठीक है, हाँ, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वो एनालिसिस के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन की इंस्टीट्यूट आपको क्या पूछ रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, दैट मैटर्स कि आपको कब लगाना है, क्या है। सो आई विल गिव यू दैट एनालिसिस। तो गुड फेथ उनका बहुत फेवरेट एरिया है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते ही इसीलिए क्योंकि उनको पता है ग्रे एरिया है, इसमें ज्यादा बच्चा दिमाग लगा के आएगा ही नहीं। तो ग्रे एरिया है। गुड फेथ तुम समझो ना, कब माने कि तू ईमान से काम किया है कि ईमान के खिलाफ काम किया है। बराबर है? नियत, अंतर आत्मा को जज करने वाला सेक्शन है वो। बराबर है क्या? तो गुड फेथ। ठीक है, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो इनके बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछते हैं एफिडेविट क्या है बताओ, डॉक्यूमेंट क्या है बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। बड़ी इजी है, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, पहले तो मैं समझाएगा कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, इसके कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट, ये दो इनके बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछते हैं एफिडेविट क्या है बताओ, डॉक्यूमेंट क्या है बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। बड़ी इजी है, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, पहले तो मैं समझाएगा कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, इसके कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्यूमेंट बताओ, एफिडेविट बताओ, स्वेयर बताओ, ये बताओ वो बताओ, या तो ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या है, जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से शुरू कब हो रहा है वो नहीं बता रहा है, वो खत्म होने का बता रहा है। तो जब फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं पढ़ने वाले। हेलो, कम ऑन एवरीबॉडी। हम उन्हीं शब्दों को जीसीए से पढ़ते हैं जिन शब्द का इस्तेमाल किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ है और डिफाइन नहीं किया उधर। तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया, डिफाइन भी किया। अब ईयर शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन डिफाइन किया। तो यहां पे आएंगे 366 में पढ़ेंगे कि ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ में आपको पूछता कि बोले मंथ कौन सा, तो बोले ब्रिटिश मंथ। तो ये आपको एमसीक्यू में घुसा देगा, जानबूझ के आपको पूछेगा, बोले बताओ कि कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां और जीसीए का कहां से कहां। वो कंपनीज एक्ट में भी तुमको 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा, और जीसीए में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा, बट 1 अप्रैल से 31 मार्च जीसीए का सही है, कंपनीज का नहीं है। और जानबूझ के जब कंपनीज का ऑप्शन देगा ना, उसमें आपको
जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा है गुड फेथ। बराबर है? गुड फेथ तो भयंकर ही ग्रे एरिया है, इंस्टीट्यूट अपने ही आंसर तुरंत बदल देता है, आज कुछ और बोलता है कल कुछ और बोल देगा। मैं तुमको ऐसा आज ब्रह्मास्त्र देगा कि वो जो पूछेगा वो तुमको बनेगा। बराबर है क्या? ठीक है, हाँ, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वो एनालिसिस के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन की इंस्टीट्यूट आपको क्या पूछ रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट पे पूछ रहा है, दैट मैटर्स कि आपको कब लगाना है क्या है। सो आई विल गिव यू दैट एनालिसिस। तो गुड फेथ उनका बहुत फेवरेट एरिया है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते ही इसीलिए क्योंकि उनको पता है ग्रे एरिया है, इसमें ज्यादा बच्चा दिमाग लगा के आएगा ही नहीं। तो ग्रे एरिया है। गुड फेथ तुम समझो ना, कब माने कि तू ईमान से काम किया है कि ईमान के खिलाफ काम किया है। बराबर है? नियत, अंतर आत्मा को जज करने वाला सेक्शन है वो। बराबर है क्या? तो गुड फेथ। ठीक है, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो इनके बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछते हैं एफिडेविट क्या है बताओ, डॉक्यूमेंट क्या है बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। बड़ी इजी इजी है, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, पहले तो मैं समझाएगा कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, इसके कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्यूमेंट बताओ, एफिडेविट बताओ, स्वेयर बताओ, ये बताओ वो बताओ, या तो ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या है, जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से शुरू कब हो रहा है वो नहीं बता रहा है, वो खत्म होने का बता रहा है। तो जब फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं पढ़ने वाले। हेलो, कम ऑन एवरीबॉडी। हम उन्हीं शब्दों को, तो जब फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं पढ़ने वाले। हेलो, तो कम ऑन एवरीबॉडी। हम उन्हीं शब्दों को जीसीए से पढ़ते हैं जिन शब्द का इस्तेमाल किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ है। है और डिफाइन नहीं किया उधर, तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया।
क्या, डिफाइन भी किया है। अब ईयर जीसीए से पढ़ते हैं जिन शब्द का इस्तेमाल किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ है और डिफाइन नहीं किया है उधर, तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया, डिफाइन भी किया है। अब ईयर शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन डिफाइन किया, तो यहां पे आएंगे 366 में पढ़ेंगे कि ईयर, तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया, डिफाइन भी किया है। अब ईयर शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन डिफाइन किया, तो यहां पे आएंगे 366 में पढ़ेंगे कि ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ में आपको पूछता है कि बोले मंथ कौन सा, तो बोले ब्रिटिश मंथ, तो ये आपको एमसीक्यू में घुसा देगा। जानबूझ के आपको पूछेगा, बोले बताओ कि कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां और जीसीए का कहां से कहां। वो कंपनीज एक्ट में भी तुमको 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा और जीसीए में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा, बट 1 अप्रैल से 31 मार्च जीसीए का सही है, कंपनीज का नहीं है। और जानबूझ के जब कंपनीज का ऑप्शन देगा ना, उसमें आपको शब्दों को जीसीए से पढ़ते हैं जिन शब्द का इस्तेमाल किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ है और डिफाइन नहीं किया है उधर, तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया, डिफाइन भी किया है। अब ईयर शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन डिफाइन किया, तो यहां पे आएंगे 366 में पढ़ेंगे कि ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ में आपको पूछता है कि बोले मंथ कौन सा, तो बोले ब्रिटिश मंथ, तो ये आपको एमसीक्यू में घुसा देगा। जानबूझ के आपको पूछेगा, बोले बताओ कि कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां और जीसीए का कहां से कहां। वो कंपनीज एक्ट में भी तुमको 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा और जीसीए में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा, बट 1 अप्रैल से 31 मार्च जीसीए का सही है, कंपनीज का नहीं है। और जानबूझ के जब कंपनीज का ऑप्शन देगा ना, उसमें आपको एंडिंग ऑन 31 मार्च नहीं देगा, नन ऑफ द अबव देगा, लिंक देंगे ही नहीं वो। मेरी बात को समझो, बोलेगा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताओ इन 4 में से कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, तो एक देगा 1 अप्रैल को जो शुरू होगा, 31 मार्च को जो खत्म होगा। एक देगा 1 जनवरी को शुरू होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा। तीसरा देगा ईदर ऑफ द अबव और चौथा देगा नन ऑफ द अबव। वो कायदा तो नन ऑफ द अबव का है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए और आप 1 अप्रैल से 31 मार्च को सोचोगे। अगला जीसीए का पूछेगा, बोले जीसीए के फिर वो क्लॉजेस के रेफरेंस दिया है कि सेक्शन 3 द फॉलोइंग के अंदर आपको गंदे गंदे सारी चीजें देगा, उसमें से एक अपने को क्या करना है, ऑर्डिनेंस। बरोबर है, ये हुआ सेक्शन नंबर क्या 5 से लेके क्या हुआ 30, और 5 से 30 पे अपन ने क्या पढ़ा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पक्का पक्का कच्चा कच्चा। अब बचा है हमारा सेक्शन नंबर 3। एक आपको और दिखेगा सेक्शन नंबर 4, वो भी बहुत गंदा गंदा बात करता है, गंदी गंदी बातें करता है वो, गंदी बात, सिर्फ टाइम पास करा लो तुमको, ठीक है। सो ऑल द गंदी गंदी बात। हेलो एवरीबॉडी, जिसका रेफरेंस सेक्शन 4 में पूरे रेफरेंस दिया सेक्शन नंबर 3 के, जब आप 3 पढ़ोगे ये अपने आप आपको समझेगा। कचरा है, सिर्फ रेफरेंस का गेम है। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे, किसमें आता हूं, सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरे हमारे पास क्या है, डेफिनेशनल क्लॉज। क्या बोलो, डेफिनेशनल क्लॉज।
अब इसमें कुछ डेफिनेशन जो मैं अभी अपने मुख से बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेक्शन की औकात एमसीक्यू जितनी रहेगी। या तो वन लाइनर का आपको बोलेगा कि बताओ जीसीए के हिसाब से एक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो वन लाइनर में पूछता है। जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बरोबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा है गुड फेथ। बराबर है? गुड फेथ तो भयंकर ग्रे एरिया है, इंस्टीट्यूट अपने ही आंसर तुरंत बदल देता है, आज कुछ और बोलता है कल कुछ और बोल देगा। मैं तो क्वेश्चन की इंस्टीट्यूट आपको क्या पूछ रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट पे पूछ रहा है, दैट मैटर्स कि आपको कब लगाना है क्या है। तो आई गिव यू दैट एनालिसिस। तो गुड फेथ उनका बहुत फेवरेट एरिया है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है ग्रे एरिया है, इसमें ज्यादा बच्चा दिमाग लगा के आएगा ही नहीं। तो ग्रे एरिया गुड फेथ तुम समझो ना, कब माने कि तू ईमान से काम किया कि ईमान के खिलाफ काम किया। बराबर है? नियत अंतर आत्मा को जज करने वाला सेक्शन है वो। बराबर है क्या? तो गुड फेथ ठीक है। दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दो इनके बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूछते हैं एफिडेविट क्या बताओ, डॉक्यूमेंट क्या बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। बड़ी इजी है, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस, पहले तो मैं समझाएगा कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, इसके कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्यूमेंट बताओ, एफिडेविट बताओ, स्वेयर बताओ, ये बताओ वो बताओ, या तो आपको एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या है जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कंपनीज एक्ट के डॉक्यूमेंट क्या है बताओ, कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या कहेंगे। सो इधर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्यूमेंट बताओ, एफिडेविट बताओ, स्वेयर बताओ, ये बताओ वो बताओ, या तो ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से क्या है जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से शुरू कब हो रहा है वो नहीं बता रहा है, वो खत्म होने का बता रहा है। तो जब फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं पढ़ने वाले। हेलो कम ऑन एवरीबॉडी, हम उन्हीं शब्दों को जीसीए से पढ़ते हैं जिन शब्द का इस्तेमाल किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ है और डिफाइन नहीं किया है उधर। तो यहां तो फाइनेंशियल ईयर यूज भी किया, डिफाइन भी किया। अब ईयर शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन डिफाइन किया। तो यहां पे आएंगे 366 में पढ़ेंगे कि ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ में आपको पूछता है कि बोले मंथ कौन सा, तो बोले ब्रिटिश मंथ। तो ये आपको एमसीक्यू में घुसा देगा, जानबूझ के आपको पूछेगा बोले बताओ कि कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां और जीसीए का कहां से कहां। वो कंपनीज एक्ट में भी तुमको 1 अप्रैल से 31 मार देगा और जीसीए में भी 1 अप्रैल से 31 मार देगा, बट 1 अप्रैल से 31 मार्च जीसीए का सही है, कंपनीज का नहीं है। और जानबूझ के जब कंपनीज का ऑप्शन देगा ना उसमें आपको एंडिंग ऑन 31 मार्च नहीं देगा, नन ऑफ द अबव देगा, लिंक देंगे ही नहीं वो। मेरी बात को समझो, बोलेगा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताओ इन 4 में से कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, तो एक देगा 1 अप्रैल को जो शुरू होगा 31 मार्च को जो खत्म होगा, एक देगा 1 जनवरी को शुरू होगा 31 दिसंबर को खत्म होगा, तीसरा देगा ईदर ऑफ द अबव और चौथा देगा नन ऑफ द अबव। वो कायदा तो नन ऑफ द अबव का है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए और आप 1 अप्रैल से 31 मार्च को सोचोगे। अगला जीसीए का पूछेगा, बोले जीसीए के हिसाब से क्या होगा, यही 4 ऑप्शन। इंसान साइकोलॉजिकली वायरिंग उसकी इधर उधर चले जाती है। आर यू गेटिंग? तो विष्णु हंस दिया, समझे ना? हाँ, पॉइंट ये है जब आप ऐसे चिपक के पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा उसका एमसीक्यू बनाने में। बोले ये क्या बताएगा, हम बताते हैं इसको। बोले अब तक यूएसए बोलता था तू कौन है बे, हम बोलते हैं कि तू कौन है। बराबर है, तो तुम किसको बोलोगे? आईसीएआई को। आर यू विथ मी? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे छोटे छोटे वन लाइनर डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये गुड फेथ वाला। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला भी जो है उसमें जो आपको डेफिनेशन दिया है उसके अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी में चीजें आएगी नहीं आएगी। तो गुड फेथ और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको प्रॉपर लिखवाएगा, उस पर एनालिसिस लगेगा।
रेस्ट जितनी भी चीजें रहेगी जो है मैं आपको मार्किंग करवा के लूंगा, जैसे इस पे हुई हुई है कि ये एमसीक्यू में काम आएगा, या आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेगा। पूछा हुआ है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछा है, एफिडेविट की डेफिनेशन पूछा हुआ है, आपके गुड फेथ की भी कभी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेता है, एंड सो ऑन। तो आइडिया क्लियर है अपने को पढ़ना कैसे डेफिनेशन साथ हो। तो सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करवाना चाहता हूं कौन से डेफिनेशन से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। कहां से? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो? ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या लिखा है, शैल इंक्लूड, यानी कि कैसा डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है। यानी कि ये जो तीन चीजें एबीसी में लिखी है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, ताकि आप आइडिया लगा पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव है। अब इसके अंदर क्या 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 आएगा वो मैं तुमको बताएगा, इसमें क्या 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 आएगा वो मैं तुमको बताएगा। टेस्ट जरूर देना इस चैप्टर का, बराबर है? ठीक है। तो सबसे पहले इस पे क्या आता है, लैंड। क्या आता है? तो खाली लैंड तो आएगा। अब कहता है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो उस लैंड से जो भी बेनिफिट होगा, और थिंग्स जो अटैच है या परमानेंटली क्या है, फासन। तो लैंड तक तो चीजें क्लियर है। अरे हेलो, उसके बाद बोलता है बेनिफिट। तो बेनिफिट यानी कि मान लो उस लैंड के अंदर नेचुरल वाटर सोर्स है। नेचुरल वाटर सोर्स बहुत तरीके से आ सकता है। लैंड में कुआं है, बराबर है, पॉन्ड है। कभी कभी ऐसा होता है जिनका खेती बाड़ी होगा, और जो नसीब वाली अगर खेती बाड़ी है तो कैनाल जाता है आपके लैंड से होते हुए, आपके खेत से होते हुए, तो आप कैनाल से ही एक पाइप अपने खेत में डाइवर्ट कर लेते हैं, बराबर है क्या? सो दैट्स अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। मतलब वो कैनाल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हेलो, समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे कि रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, द राइट टू यूज द वाटर फॉर इरिगेशन, ये सारे क्या है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है भाई? पहले लैंड है। अब नहीं, थिंग्स अटैच टू अर्थ में ऐसा भी सबसे पहले तो भाई लैंड खुद है। बिल्डिंग हो गई, उसके फाउंडेशन, उसके वॉल्स, उसके रूफ्स, क्योंकि ये परमानेंटली क्या है, अटैच। अब एक शब्द और आता है यहां पे ऊपर, अगर आप देखोगे, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो अर्थ में पहले आपने फाउंडेशन डाला, फाउंडेशन में आपने बिल्डिंग लगाई, रूफ लगाया, सब लगाया। अब क्या बोल रहा है, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो अर्थ से आपने क्या अटैच किया, पूरी बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग में ऊपर आपने सोलर पैनल लगाया है, दैट्स अ परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग। एंड तक तो चीजें क्लियर है। अरे अगला जीसीए का पूछेगा, बोले जीसीए के हिसाब से क्या होगा, यही चार ऑप्शन से इमूवेबल प्रॉपर्टी से। कहां से? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो? ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या लिखा है, शैल इंक्लूड, यानी कि कैसा डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है। यानी कि ये जो तीन चीजें एबीसी में लिखी है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, ताकि आप आइडिया लगा पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव है। अब इसके अंदर क्या 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 आएगा वो मैं तुमको बताएगा, इसमें क्या 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 आएगा वो मैं तुमको बताएगा। टेस्ट जरूर देना इस चैप्टर का, बराबर है? ठीक है। तो सबसे पहले इस पे क्या आता है, लैंड। क्या आता है? तो खाली लैंड तो आएगा। अब कहता है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो उस लैंड से जो भी बेनिफिट होगा, और थिंग्स जो अटैच है या परमानेंटली क्या है, फासन। तो लैंड तक तो चीजें क्लियर है। अरे हेलो, उसके बाद बोलता है बेनिफिट। तो बेनिफिट यानी कि मान लो उस लैंड के अंदर नेचुरल वाटर सोर्स है। नेचुरल वाटर सोर्स बहुत तरीके से आ सकता है। लैंड में कुआं है, बराबर है, पॉन्ड है। कभी कभी ऐसा होता है जिनका खेती बाड़ी होगा, और जो नसीब वाली अगर खेती बाड़ी है, तो कैनाल जाता है आपके लैंड से होते हुए, आपके खेत से होते हुए, तो आप कैनाल से ही एक पाइप अपने खेत में डाइवर्ट कर लेते हैं, बराबर है क्या? सो दैट्स अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। मतलब वो कैनाल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हेलो, समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे कि रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, द राइट टू यूज द वाटर फॉर इरिगेशन, ये सारे क्या है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है भाई? पहले लैंड है। अब नहीं, थिंग्स अटैच टू अर्थ में ऐसा भी सबसे पहले तो भाई लैंड खुद है। बिल्डिंग हो गई, उसके फाउंडेशन, उसके वॉल्स, उसके रूफ्स, क्योंकि ये परमानेंटली क्या है, अटैच।
अब एक शब्द और आता है यहां पे ऊपर, अगर आप देखोगे, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो अर्थ में पहले आपने फाउंडेशन डाला, फाउंडेशन में आपने बिल्डिंग लगाई, रूफ लगाया, सब लगाया। अब क्या बोल रहा है? परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो अर्थ से आपने क्या अटैच किया? पूरी बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग में ऊपर आपने सोलर पैनल लगाया है, दैट्स अ परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। दैट सोलर पैनल इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने उस बिल्डिंग के अंदर पंप लगाया है, मट्टी के अंदर गाड़ के, वो नहीं, रेड बटन और राइट बटन, ग्रीन बटन अगर आप दबाओगे तो भाई पानी आने लग जाता है, उसको सबमर्सिबल पंप बोलते हैं, बराबर है क्या? हाँ, तो वो भी क्या हो गई, क्योंकि आपने उसको अटैच क्या किया है? अर्थ से। दैट पंप इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड में मंदिर है, दैट मंदिर इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मुद्दा ये है दोस्तों, उस लैंड के अंदर आम का पेड़, दैट आम का पेड़ इज अटैच टू अर्थ। आम का पेड़ इज अटैच टू अर्थ, दैट आम का पेड़ विल ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो भाई पेड़ लैंड में है, लैंड से जुड़ा, सॉरी लैंड है, लैंड में पेड़ है, पेड़ में क्या आ रहे? फल। तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ही है ना। आर यू विथ मी? लेकिन इसका थोड़ा सा अगर पलटी होता है कि जैसे शुभम का एक लैंड है, शुभम का लैंड है, हाँ, मेरा टंग बिल्कुल स्लिप नहीं हुआ है आज, ठीक है? तो शुभम की जमीन है, ठीक है? उस जमीन पे आई टेल, पेड़ ट्री लगे हुए हैं अलग अलग, टर्माइंड ट्री बोल लो। अब शुभम उस लैंड को बेच रहा है, ठीक है? लेकिन लैंड को बेचने के पहले उसने ट्रीज कट कर दिए, ट्रीज कट कर दिए। भाई मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम इसको कहां से कहां लेके जाओगे, ठीक है? तो सुनो, ट्रीज कट हुए, अब ट्री कट करके वो टिम्बर में कन्वर्ट हो गए हैं, बराबर? अभी सुनना, तो सवाल ये आता है कि भाई कट किए, टिम्बर वही है, अब वो अर्थ से अटैच नहीं है, अब वो लैंड, और लैंड के साथ वो जो कटा हुआ टिम्बर है उसी लैंड में वो बेच रहा है, शिवांकित को बेच रहा है। नाउ द पॉइंट इज, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड को लूं कि जो कटे हुए ट्रीज हैं उनको भी लूं? आप सिर्फ लोगे लैंड को, क्योंकि वो जो कटे हुए ट्रीज हैं ना तो वो अटैच्ड हैं, कुछ वो अटैच ही नहीं है, तो बात ही खत्म। ये ऐसा सवाल पूछा हुआ है, पक्का? आर यू श्योर? हाँ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कब? जब ट्री जुड़ा हुआ है और उस ट्री से आ रहे फल। अब तूने ट्री ही काट दिया तो उसका अटैचमेंट ही खत्म हो गया, अब वो एक प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, टिम्बर बन गया ना। टिम्बर इज व्हाट? गुड्स। मैडम आप इधर ध्यान दे, मेरे से पूछें, लैंड के साथ अगर ट्री अटैच्ड है तो वो लैंड का पार्ट हो गया ना, इसलिए वो ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्री से निकला हुआ फल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट आपने ट्री ही काट दिया तो नाउ दैट ट्री इज नॉट ट्री, दैट इज अ टिम्बर। नेचर बदल गया उसका, इसकी वजह से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं आ रहा है। साथ हो, अगर वो ट्री अटैच्ड होता कहां से? लैंड से, और अब अटैच्ड ट्री को लैंड के साथ जो अटैच्ड है उसको बेच रहे हो, तो वो लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो ट्री भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उससे जो फल आ रहा हो, पक्का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस यस। हाँ, क्रॉप्स रहेंगे ना मैडम, लैंड का ही पार्ट है वो। हाँ, सोगा में गुड्स की डेफिनेशन थी ना मैडम, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। एक मिनट, क्या वो लैंड से बेनिफिट ही दे रहा है? बराबर है, तो जीसीए के हिसाब से इट विल बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट आप जिस डेफिनेशन से उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, गुड्स की डेफिनेशन है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं लिखवाएगा अभी कुछ चीजें, रुको आप, ठीक है? मैं समझाएगा उसको, तो आप इधर देखने का। सुनो एवरीबडी, साथ हो। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसमें बताया है ये रहेगा, ये नहीं रहेगा।
आपकी पूरी मॉड्यूल में किसी केस में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो मैं आपको एक जगह पूरा लिखवा के दे रहा हूं क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अच्छा देखो क्या है, मैं तुमको एक बात बोलता हूं, ये जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होते हैं ना, इनका कोई माई बाप नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मेरा क्लाइंट आएगा और मेरे को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बताना है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में कुछ भी तोड़ मरोड़ के दलील ये पेश करूंगा कि ये मूवेबल है, कन्विंस हो गया तो मूवेबल हो जाएगा। मेरे को इमूवेबल चाहिए, जैसे भी कुछ जजमेंट बताऊंगा, मैं कुछ भी तोड़ मरोड़ के बोलूंगा ये इमूवेबल है, डेफिनेशन ऐसा है, वो इमूवेबल हो जाएगा। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन का कोई माई बाप, जो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है उस पर तो आप चीर दोगे एकदम मैरिट्स में, ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही अपने को करना है। क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है, तो इस पे जब आप पढ़ोगे और जब इसमें बुद्धि लगाओगे, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा बड़ा करके लेना। बुद्धि को बड़ा करने का मतलब है अपनी विजडम डेवलप करना। विजडम डेवलप करने का मतलब है कि इस जगह पे सिर्फ कानून के शब्द इन्वॉल्व नहीं है, इस जगह पे कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व है, सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व है, केस लॉ इन्वॉल्व है, थोड़े से फैक्ट बदले, थोड़े से सर्कमस्टांसेस बदले और परिस्थितियां बदल गई, बरोबर है? तो वो विजडम चाहिए। कुछ जगह लॉ की कोई लॉजिक नहीं है, एकदम इलॉजिकल है। ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? विजडम। और विजडम इज नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट बट नॉट टू पुट इट इन अ फ्रूट सलाद, दैट इज अ नॉलेज। बढ़ो नहीं, नॉलेज पहले वाला था, ये विजडम थी। आई रिपीट, नॉलेज इज नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट बट नॉट टू पुट इन अ फ्रूट सलाद इज विजडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया भाई तुझे? और भाई उसका तुम बैठने का तरीका देखो, तो उस तरफ होकर बैठ जाना, उधर हो जा, दोनों पैर घुसाया पीछे है, धड़ आगे रखा हुआ। हाँ हाँ चलिए। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या तुम मेरे साथ हो? अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह आप लिखोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो हाथ में शैल इंक्लूड और दूसरे हाथ में लिखोगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, जो सारे पॉइंट आएंगे वो इंक्लूड में आएंगे। ठीक है, एक्सक्लूड में क्या आएगा? एक ही पॉइंट आएगा, बाकी सारे पॉइंट किस पे आएंगे? ठीक है, परमानेंटली फास्टेंड वाला पॉइंट समझा दो, मैं एक एक करके सब समझाता हूं। लैंड समझ में आ रहा है सबको? वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी समझ में आ रहा है भाई, उस पे पेड़ है, तालाब है, कुआं है, कैनाल है, ये सबके सब बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब है कि अब अगर लैंड में आपने पंप गड़ाया, जैसे वो जो सबमर्सिबल पंप का मैं नाम ले रहा हूं, जो ग्रीन बटन से चालू होता है, रेड से बंद होता है, वो आपको बाहर इंस्टॉल हुआ नहीं दिखेगा, जैसे आमतौर पर वो उसको गड़ाया जाता है अंदर, वो दिखता भी नहीं है। तो दैट्स अ थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। नाउ दैट थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ इज आल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कहता है परमानेंटली फास्टेंड टू दैट थिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। तो अर्थ से आपने पहले न्यू समझते हो ना, बेस बनाते हो जिसमें सीमेंट डलता है, फिर बिल्डिंग बनी, तो दैट्स अ थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। अब उस बिल्डिंग में आपने विंडो लगाई, दरवाजे लगाए, मेन गेट लगाया, दिस आर द थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। अब जो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ है वो बिल्डिंग बन गई है 4 माले की। अब कहता है जो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ है उसमें आपने कुछ परमानेंटली फास्टन कर दिया है। तो अब इस बिल्डिंग में आपने परमानेंटली क्या लगाया? सोलर पैनल। तो पहले लैंड से बेनिफिट, उस पे आपने अटैच करके बनाई बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया सोलर। क्या सोलर परमानेंट है? बराबर है, कोई रस्सी तो नहीं, कपड़े सुखाने के लिए लगा दिया, निकाल दिया, तो परमानेंट है। गीजर लगवाया छत पे, हेलो, ये सारी चीजें, गीजर, सोलर, ये सबके सब क्या है? परमानेंटली फास्टन टू द थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। जो आपने अर्थ से अटैच किया उस पे परमानेंटली आपने फिक्स किया। मैं और एग्जांपल देता हूं। एवरीबॉडी, लैंड है, एवरीबॉडी, ठीक है, वो आटा चक्की मशीन देखो। अब आटा चक्की मशीन, आटा चक्की गेहूं चक्की, मतलब बोलते हैं आटा चक्की। अब आप उसको थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ बोलो या परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ। अब मैं बताता हूं क्यों मैं परमानेंटली फास्टन बोल रहा हूं। भाई आटा चक्की जो रहेगी, गेहूं चक्की जो रहेगी, वो ऐसे ग्राउंड में नहीं आप करते हो। तो अब जैसे जमीन है, जमीन के ऊपर एक आपको एक अलग से सीमेंट का पट्टा बनाना पड़ता है, कंक्रीट का एकदम, वो क्यों बनाना पड़ता है? उस पे इंस्टॉल होता है क्योंकि वो वाइब्रेट करती है। तो अगर जमीन का जो बेस है वो इतना सॉलिड नहीं है तो वो पूरी जमीन को वाइब्रेट करते 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 चलेगा। लेकिन वही अगर आपने कंक्रीट का बेस बना दिया, बराबर, पूरा कंक्रीट सीमेंट का, और आप उसमें नट बोल्ट लगा के उसको टाइट कर रहे हो, तो वो वाइब्रेट होता। तो पहले जमीन है, जमीन में आपने क्या अटैच किया? कंक्रीट, और उस कंक्रीट के ऊपर आपने परमानेंटली फास्टन कर दिया गेहूं की चक्की। तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड टू अर्थ, दैट फाउंडेशन इज अटैचिंग टू द अर्थ। और जो अर्थ में आपने अटैच किया उसमें आपने परमानेंटली फास्टन किया है गेहूं की चक्की। सारी की सारी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सारी की सारी क्या है? कौन कौन सी बता? चक्की क्या है? चक्की तो लास्ट में ही है। हाँ, लैंड, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं, उसके ऊपर पट्टा है। हाँ, कंक्रीट का बेस है, उसके ऊपर क्या है? चक्की, बरोबर है। आस्था का ध्यान वहीं चले जाता है, ये देखते क्या बोलती है। हाँ चलिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, एवरीबॉडी बोलो। ए पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे लैंड। क्या लिखेंगे? तुम लोग को ना इतना मारूंगा ना मैं पकड़ के। हाँ, ए पॉइंट हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, उसमें ए पॉइंट है क्या? लैंड। बी में है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। ठीक है, बुद्धिजीवी लोग आए हैं, बुद्धिजीव, मैं वही बोल रहा हूं। कपिल कह रहा है कि सर ट्री पे मैंगो है एंड बाद में मैंगो निकाल दिए तो ये गुड्स बन जाएगा ना? आई मीन मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, आप और कॉन्टेक्स्ट को समझो। जब आप पूरा का पूरा लैंड बेच रहे हो, लैंड में मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में मैंगो है, ये पूरी की पूरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब लैंड बेच, अब उसी लैंड में मैंगो ट्री आप तोड़ रहे हो और तोड़, डेफिनेटली वो मूवेबल है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप तो डिफरेंस करने लग गए हो। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को उस नजरिए से देखिए कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और मैं उसको बेच रहा हूं, तब ये सारी चीजें इमूवेबल। अब उस लैंड के मैंगो ट्री में मैं सिर्फ मैंगो निकाल के बेच रहा हूं, वो डेफिनेटली मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं अपने लैंड को बेच रहा हूं, बराबर है, अब आम के साथ, अब जैसे मैं टिम्बर को काट दिया था तो उसका सोर्स ही टूट गया, तो टिम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? गुड्स। लेकिन अब जब मैं लैंड बेच रहा हूं, उसमें पेड़ है, वो पेड़ में फल है, बराबर है, जैसे पेरू लगे हुए हैं, बराबर, वो लगे हुए हैं साथ में, आप क्या बोलोगे? एक पत्थर मार के मूवेबल बना दूंगा। अबे तू बनाएगा, बराबर है, वो है तो इमूवेबल ही ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक वो वहां पे है वही मूवेबल। ठीक, तो अब मुद्दा ये है, अगर वो जमीन मेरी है और मैं उसको बेच रहा हूं, अगर मैं यही बोलूंगा ये भी मूवेबल, पेड़ भी मूवेबल, उसका पेरू भी मूवेबल है, लेकिन भाई मैं उसको बेच ही नहीं रहा हूं, मैं पेरू तोड़ के बेच देता हूं किसी सब्जी भाजी वाले मंडी वाले को, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है।
विजडम, यू नो विजडम, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. लैंड हुआ, लैंड के बाद ए हुआ बी करना, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. हाँ, तो इसके अंदर बेनिफिट्स के अंदर आएगी ना चीजें. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है. बराबर है. बोलो. सबसे पहला नेचुरल वाटर रिसोर्स. नेचुरल वाटर रिसोर्स. किसके किसके खेत में कुआं है? नहाते हो तुम उसमें डूब डूब के? सूख गया है क्या? दूसरा, रिवर और अ स्प्रिंग. रिवर और अ स्प्रिंग. स्प्रिंग समझते हो क्या होता है? हाँ, झरना को स्प्रिंग बोलते हैं. वो तुम समझ गए ना, वो लिख लो. रिवर और अ स्प्रिंग. ठीक है. थर्ड, राइट. मैंगो ट्री में मैं सिर्फ मैंगो निकाल के बेच रहा हूं, वो डेफिनेटली मूवेबल प्रॉपर्टी है. बट अगर मैं अपने लैंड को बेच रहा हूं, बराबर है, अब आम के साथ, अब जैसे मैं टिम्बर को काट दिया था तो उसका सोर्स ही टूट गया, तो टिम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? गुड्स. लेकिन अब जब मैं लैंड बेच रहा हूं, उसमें पेड़ है, वो पेड़ में फल है, बराबर है. जैसे पेरू लगे हुए हैं, बराबर, वो लगे हुए हैं साथ में. आप क्या बोलोगे? एक पत्थर मार के मूवेबल बना दूंगा. अबे तू बनाएगा, बराबर है, वो है तो इमूवेबल ही ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक वो वहां पे है वो इमूवेबल. ठीक. तो अब मुद्दा ये है, अगर वो जमीन मेरी है और मैं उसको बेच रहा हूं, अगर मैं उसको, मैं यही बोलूंगा, ये भी इमूवेबल, पेड़ भी इमूवेबल, उसका पेरू भी इमूवेबल है. लेकिन भाई मैं उसको बेच ही नहीं रहा हूं, मैं पेरू तोड़ के बेच देता हूं किसी सब्जी भाजी वाले, मंडी वाले को, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही है. विजडम, यू नो विजडम, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. लैंड हुआ, लैंड के बाद ए हुआ बी करना, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. हाँ, तो इसके अंदर बेनिफिट्स के अंदर आएगी ना चीजें. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है. बराबर है. बोलू. सबसे पहला, नेचुरल वाटर रिसोर्स. नेचुरल वाटर रिसोर्स. किसके किसके खेत में कुआं है? नहाते हो तुम उसमें डूब डूब के? सूख गया है क्या? दूसरा, रिवर और अ स्प्रिंग. रिवर और अ स्प्रिंग. स्प्रिंग समझते हो क्या होता है? हाँ, झरना को स्प्रिंग बोलते हैं. वो तुम समझ गए ना, वो लिख लो. रिवर और अ स्प्रिंग. ठीक है. थर्ड, राइट टू यूज वाटर. हाँ, देखिए अभी कैसे तुमको तकलीफ हुई ना. लिखो, राइट टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि नेचुरल वाटर रिसोर्स. दूसरा, रिवर और अ स्प्रिंग. तीसरा 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 राइट टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन. एवरीबॉडी, अब थोड़ा सा फर्क समझना तीनों में. नेचुरल वाटर रिसोर्स का मतलब कि आपके जमीन पे ही कुआं है, तालाब है, कोई झरना बह रहा है, दैट्स अ नेचुरल, कुदरती. हेलो. तीसरा 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 राइट टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन. एवरीबॉडी, अब थोड़ा सा फर्क समझना तीनों में. नेचुरल वाटर रिसोर्स का मतलब कि आपके जमीन पे ही कुआं है, तालाब है, कोई झरना बह रहा है, दैट्स अ नेचुरल, कुदरती. हेलो.
दूसरा बोल रहा है रिवर और स्प्रिंग, तीसरा जो बोल रहा है ना राइट टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन। अब कैनाल तुम थोड़ी बनाओगे, तो गवर्नमेंट निकालती है उसको, बट उससे वो कैनाल किसके लिए निकलता है? गांव वालों के लिए। तो उसी से आप पानी खींच लेते हो अपने किधर? खेत में। तो वो राइट है, वो क्या है? राइट। दैट राइट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कल आप बेचोगे तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आएगा। तुमको पता है इसी वजह से जिसके खेत के पास से ये कैनाल जाता है वो महंगा खेत है, क्योंकि वो अधिकार मिल रहा है। जिसके पास से नहीं जा रहा है वो कम है, तो वो वैल्यू पे इंक्लूड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के। एवरीबॉडी नेक्स्ट, फोर्थ, एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट ट्री मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। एज पर सुप्रीम कोर्ट ट्री मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। केस का नाम लिखेंगे शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब शांताबाई में हंसने वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, सुना ना, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और इसमें बॉम्बे यानी कि बम्बई। ठीक है, फिफ्थ में लिखेंगे। अब देखो और एक बात बताता हूँ साथ हो, मैंने तुमको कभी गलती से एक एग्जांपल दिया तेंदुपत्ते का। तेंदुपत्ता यू नो, बीड़ी बनता है, तंबाकू भी बनता है तेंदुपत्ता से। तो अच्छा, इसके लिए आपको जंगलों में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जंगलों पे। तो आप जब जंगल जाते हो, तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बोलता है, अच्छा फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो आपको लाइसेंस देता है कि आप जंगल जाओ और तेंदुपत्ता तोड़कर ले आओ। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके साथ ऐसे एग्रीमेंट करके उसको लाइसेंस देता है, दैट राइट टू गेट तेंदुपत्ता फ्रॉम फॉरेस्ट इज आल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक बच्चा कह रहा है पूरे चैप्टर में सबसे बढ़िया टॉपिक यही है, बोले एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मुद्दा ये है कि इसको तुम रिलेट कर पा रहे हैं, इसके पहले सब शब्दों से घुमा रहा था, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्जांपल में लिखेंगे तेंदू लीव्स, कॉमा टिम्बर, कॉमा बैम्बूस। ठीक है, तो अगर आप ये फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को किसी को ले जाने का अधिकार दे रहे हो, दैट अधिकार इज आल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस्सा बताता हूं रुको। हाँ जी दोस्तों, लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, कहाँ तक थे? तेंदुलीव में। कहाँ से कहाँ बातें निकल गई, चलो चैप्टर खत्म करना है। सुनो, 6 नंबर, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स यानी कि आप अपने, हाँ चालू, ठीक है, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स मतलब आप अपने लैंड की जमीन से आप मट्टी निकाल के दे रहे हो ब्रिक्स बनाने के लिए, जैसे ईटा भट्टा होता है, दैट्स ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला पॉइंट, राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। ये तब आता है जब आप अपने लैंड को लीज में दे देते हो 100 साल के लिए। मैं इंदौर पे जिस जगह पे पढ़ाई कर रहा था, वो जगह में जो बिल्डिंग थी वो लीज पे थी 100 साल के। तो आप क्या दे दिए हो? अपने लैंड को लीज पे दे दिए हो, जिस पे आप बिल्डिंग बना रहे हो। राइट है, सेल नहीं किया आपने, बस क्या दे दिया है? अधिकार। दैट अधिकार कम्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे आप लैंड में बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हो। नेक्स्ट, हाँ जी दोस्तों, लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, कहाँ तक थे? तेंदुलीव में। कहाँ से कहाँ बातें निकल गई, चलो चैप्टर खत्म करना है। सुनो, 6 नंबर, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स यानी कि आप अपने, हाँ चालू, ठीक है, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स मतलब आप अपने लैंड की जमीन से आप मट्टी निकाल के दे रहे हो ब्रिक्स बनाने के लिए, जैसे ईटा भट्टा होता है, दैट्स ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला पॉइंट, राइट टू बिल्ड एंड, लैंड की जमीन से आप मट्टी निकाल के दे रहे हो ब्रिक्स बनाने के लिए, जैसे ईटा भट्टा होता है, दैट्स मेकिंग ब्रिक्स मतलब आप अपने लैंड की जमीन से आप
मट्टी निकाल के दे रहे हो ब्रिक्स बनाने के लिए, जैसे ईटा भट्टा होता है। दैट्स ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला पॉइंट, राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। राइट टू बिल्ड एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस। ये तब आता है जब आप अपने लैंड को लीज में दे देते हो 100 साल के लिए। मैं इंदौर पे जिस जगह पे पढ़ाई कर रहा था, वो जगह में जो बिल्डिंग थी वो लीज पे थी 100 साल के। तो आप क्या देते हो, अपने लैंड को लीज पे दे दिए हो, जिसपे आप बिल्डिंग बना रहे हो, राइट है, सेल नहीं कि आपने बस क्या दे दिया है, अधिकार। अधिकार कम्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे आप लैंड में बिल्डिंग बना के दे रहे हो। नेक्स्ट, राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज। राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम ट्रीज दैट ग्रो इन फर्दर। राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम ट्रीज दैट ग्रो इन फर्दर। दैट ग्रो इन फर्दर। नेक्स्ट, अब भाई जमीन है, जमीन में तालाब है, तो तालाब में मछलियां भी है, अब मछली पकड़ने का अधिकार इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, राइट टू कैच फिश। राइट टू कैच फिश। जिस जगह में तुमको डबल मीनिंग निकालना रहता है वहां तुम निकालते नहीं, तुम सब बेकार लोग हो। राइट टू कैच फिश। हाँ नेक्स्ट, तुम लोग को क्या बोले, छोटा मोटा बच्चे वाला हम नहीं खेलते। हाँ, राइट ऑफ वे टू एक्सेस। राइट ऑफ वे टू एक्सेस। सर आपकी स्टोरी सुनने के लिए जीएसटी और अकाउंट दोनों की क्लास छोड़ के आऊँ। राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर may come within the definition of immovable property. Right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property. मे का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, कभी कभी सपोज मैं बताता हूँ क्या है ये। जैसे रोड से आप उतरोगे तो खेत आएगा, कभी कभी ऐसा होता है आपको अपने खेत में जाने के लिए दूसरे खेत को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। तो जब वो खेत बेचेगा तो साथ में खेत के साथ ही अधिकार भी बेच रहा है कि आप इस खेत से होते हुए वहां जा सकते हो। यहाँ पे मे इसलिए है जिसके खेत को तुम क्रॉस करते हुए जा रहे हो, क्या उसने आपको अधिकार दिया ट्रेसपास करने का? अगर हाँ तो दैट राइट विल कम अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ नॉट इट विल नॉट। बराबर है। सो राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मशीनरी फिक्स्ड टू सॉइल। मशीनरी फिक्स्ड टू सॉइल। और उसके नेक्स्ट स्टैंडिंग क्रॉप्स। उसके नेक्स्ट स्टैंडिंग क्रॉप्स। मैडम आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंडिंग क्रॉप्स, बराबर। तो वो जब तक लगी है लैंड में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। द मोमेंट आपने उसको निकाल के मार्केट में बेचा, उसका नेचर बदल चुका है, वो मूवेबल है। किस बात का एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट तभी कटी तभी करते जब एग्रीमेंट होता है। तो जब आप सीवर करोगे तो कुछ हो गया। जब तक लैंड में है तब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप अगेन सोचो कि मैं बेच रहा हूं और क्रॉप्स लगे हुए ना, तो एक पत्थर मार के मूवेबल बना दूंगा, नहीं लगेगा, वो क्या रहेगा, इमूवेबल ही रहेगा। आप डेफिनेटली एग्रीमेंट करके जब निकाल के बेच रहे हो मूवेबल है, बराबर है। बाजू में आएंगे कि क्या एक्सक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा? राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर। राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर। अभी होता है ना कि आप अगर वाटर ड्रेन कर रहे हो, अरे वाटर ड्रेन समझते हो भाई, मेरा खेत है उस पे तालाब है, मेरे को तालाब सुखाना है, अरे हाँ, तो मैं दूसरे के खेत से होते हुए वाटर ड्रेन कर रहा हूं, ये राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। इट विल हैपन वंस इन अ ब्लू मून, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाला। ये सारी चीज मिला के या तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव या प्रैक्टिकल बना के देंगे, या तो आपको क्या बना के देंगे, एमसीक्यू। इस चैप्टर के टेस्ट को छोड़ना मत, खास करके इसके एमसीक्यू को मैं दूंगा, इसका एमसीक्यू वाला, फिर अपन डिस्कस भी करेंगे साथ हो। आप ये क्या हो गया बोलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ हो, चलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऊपर भी हम क्वेश्चन भी करेंगे, हालांकि वो ट्री वाला क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आप सीधा आ जाओ गुड फेथ में। कहां जाओ? गुड फेथ में। गुड फेथ कहां पे दिया मेरे प्यारे आप लोगों को? 3:22 पे। एवरीबॉडी आर विद मी? सुन रहे हो? आर यू श्योर? अब जो सेक्शन 3:22 में गुड फेथ का डेफिनेशन दिया, फोकस करें, बातें चित ना करें, पीछे वाले अनुष्का, सुहानी, इशिता, हाँ जी सुनेंगे। एक गुड फेथ का डेफिनेशन दिया है 3:22 इस पे, और बहुत सारे गुड फेथ अलग अलग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं जो केस लॉस के अंदर होते हैं। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अपनी गाड़ी शुभम को बेच रहा हूं और शुभम
ऐसा बिलीव करे, कैसा, ऐसा कि गाड़ी अच्छी होगी सर, मेरे को गलत गाड़ी तो नहीं देंगे। mere silence has to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud। अब आप अंधा भरोसा करके मेरे से गाड़ी ले ली कि सर मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, मतलब आपने रीजनेबल एग्जामिनेशन किया नहीं, लेट द बायर बी वेयर आपने किया नहीं, आप लापरवाही से गुड्स खरीद रहे हो। अरे हेलो, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको ये नहीं बोलते कि आपने गुड फेथ में खरीदा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड फेथ आप कब बोलोगे? जब मैं फर्नीचर बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? फर्नीचर जब मेरी दुकान में आया, जब मैं अनलोड कर रहा था ट्रक से, वो फर्नीचर हैंडलिंग के वक्त गिर गया, उसका एक पैर टूट गया गिर के, उस पैर को मैं फेविकोल के जोर से चिपका के उस क्रैक में पुट्टी पॉलिश ये सब लगा के क्रैक छुपा दिया, और एक्चुअल में क्रैक, लेकिन क्रैक दिख नहीं रहा है, लेटेंट डिफेक्ट। मैं इसका रीजनेबल एग्जामिनेशन भी करूं, यानी कि बायर करेगा तो भी इस डिफेक्ट को पकड़ पाने वाला नहीं, इसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। और आप ये भरोसा करते हुए कि भाई सब तो मैं चेक कर लिया, अब इसमें क्या हथौड़ा मार के तो नहीं दिखूंगा आपने, नाउ इट इज समथिंग कि आपने गुड फेथ में खरीदा विद गुड इंटेंशन, आपको पता नहीं था क्या था, और ये फ्रॉड माना जाएगा। बट इसके पहले आपने अंधा भरोसा कर लिया कि गाड़ी अच्छी ही होगी, उसको गुड फेथ भी नहीं बोलते, उसको लापरवाही नेग्लिजेंटली बाय करने बोलते हैं, वहां पे गुड फेथ नहीं है, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग है। मैं जब 3/22 में आ रहा हूं गुड फेथ के, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट का गुड फेथ है, इस पे गुड फेथ की डेफिनेशन अलग है। आपको कब 3/22 की गुड फेथ वाली डेफिनेशन लगानी है और कब आपको जनरल गुड फेथ वाली डेफिनेशन लगानी है, जो आमतौर पर सिविल कॉन्ट्रैक्ट में लगती है, वो आपको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अगर खरीदी बिक्री वाली चीज है, कैसी वाली खरीदी बिक्री वाली चीज, गुड्स खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वो जनरल नेचर वाले गुड फेथ से डील करता है आईसीआई, कि भाई लापरवाही के साथ नहीं, पूरा रीजनेबल डिलिजेंस करने के बाद खरीदना। अगर नेग्लिजेंटली खरीदोगे तो वो गुड फेथ में माना नहीं जाएगा। 3/22 वाला गुड फेथ कहां लगता है वो मैं तुमको बताता हूं, और लास्ट में जब पूरा लिखवा के तुमको एनालिसिस बताऊंगा, तुमको और क्लैरिटी आती जाएगी। साथ हो, इसलिए बातचीत मत करो, इसके ऊपर सवाल पूछता है। अब गुड फेथ 3/22 ऑफ द जीसीए के हिसाब से बोलता है ऐसी चीज, कैसी चीज जो मानी जाएगी आपने गुड फेथ में की है। क्या बोल रहा है? डीम टू बी डन इन गुड फेथ व्हेन इट इज इन फैक्ट डन, कैसा, ऑनेस्टली, भले आप उसको नेग्लिजेंटली करो चाहे ना करो, आपके अंतरात्मा ईमानदारी होनी चाहिए, बस ये बोल रहा है। अब इसका एग्जांपल पूरी कहानी के साथ यहां पे दिया है, साथ हो, साथ में पढ़ेंगे। आपको इसमें समझेगा कि ईमानदारी लापरवाही के साथ भी होगी, फिर भी आप उसको क्या बोलोगे? गुड फेथ। आज ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। सपोज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका नाम क्या है? जॉन। जॉनी नहीं है, जॉन है, ठीक है। वो रिस्पांसिबल है फॉर इशूइंग लाइसेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन हिज जुरिसडिक्शन, यानी कि ये जितनी भी टाउनशिप आपको दिख रही है, अरे हाँ, तो उसके एरिया में जितनी टाउनशिप कमर्शियल प्रीमाइसेस बनेगा, जब तक वो लाइसेंस नहीं देगा तब तक कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है। एक दिन जॉन को रिसीव होता है एक एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए। वर्ड देखो क्या लिखा है? रेपुटेबल कंस्ट्रक्शन, इज्जतदार कंपनी जिसका नाम बना हुआ है, जिसका गुडविल बनी हुई है, जो आज तक कभी गड़बड़ की, उससे एप्लीकेशन आ रहा है कि हमको लाइसेंस दो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। साथ हो, हाउएवर, हालांकि जॉन के पास बहुत ज्यादा हैवी क्या था, वर्कलोड था, टाइम की भी कमी थी, तो जॉन ने हड़बड़ी में अप्रूव कर दिया लाइसेंस एप्लीकेशन विदाउट थॉरोली रिव्यूइंग द कंस्ट्रक्शन प्लान। Subsequently, it is discovered that the construction plan did not meet the required safety standard, leading to a structural failure during the construction process, resulting in property सीमेंट कम यूज किया होगा, स्ट्रक्चर गड़बड़ था, वो बारी साइड है क्या एवरीबॉडी। कहीं पे भी आपको ये बोला कि उसको खर्चा मिल गया था इसलिए उसने अप्रूव कर दिया था, बताया कि हैवी वर्कलोड था, टाइम कांस्टेंट था, और एक फैक्ट आपको और दिया है, रेपुटेबल कंस्ट्रक्शन कंपनी। फैक्ट्स ये बता रहे कि यार सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव नोट के साथ वो आगे बढ़ा आगे जीवन पे आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिनेरियो जॉन्स एक्शन ऑफ अप्रूविंग द लाइसेंस विदाउट प्रॉपर्ली रिव्यूइंग द कंस्ट्रक्शन प्लान मे बी कंसीडर्ड व्हाट? नेग्लिजेंट, बिकॉज़ ही फेल्ड टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। लेकिन जॉन जेन्युइनली क्या कर रहा था? बिलीव कर रहा था कि कंस्ट्रक्शन प्लान मेट कर रहे हैं रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, एंड अप्रूव क्या किया? लाइसेंस विद एन ऑनेस्ट इंटेंशन टू फुलफिल हिज ड्यूटीज। हिज एक्शन में स्टिल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ अंडर 3/22, बराबर, क्योंकि उसने किसी से पैसे नहीं लिए। अरे हाँ, उसने देखा रेपुटेड कंपनी है, आज तक कभी इसका कोई स्ट्रक्चर फेलियर नहीं हुआ, काम की भी कमी है, ऊपर से देखा कर दिया। इंटेंशन बुरे नहीं थे, लापरवाही थी। क्या थी? इसको ये बोलते हैं लापरवाही के लिए। मैं तुमको एक बात बताता हूं कि जो इंसान इस तरीके से एक्ट करता है, उसके लिए एक शायरी आई थी इंस्टाग्राम के फीड में कि अपने अनुभव में इतना भी गुरूर मत करना, बराबर है, अपने अनुभव में इतना भी गुरूर मत करना, ये भूलना मत कि आज भी खाते समय जीभ चबाई जा सकती है। पॉइंट क्या है? तुम बचपन से खाना खा रहे हो, एक बार कट चुकी, 2 बार कट चुकी, लेकिन फिर भी कटती है ना। तो भाई साहब, जितना भी अनुभव हो, गलती आज भी होती है, जीभ आज भी कटती है, शायद 40 बार कट चुकी होगी अब तक, लेकिन फिर भी जब इतनी बार अनुभव हो गया उसके बाद भी 41वें बार कटती है। तो आपने भले अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कि भाई रेपुटेटेड कंपनी है, एवरीथिंग पास्ट में सब सही चला है, वो रेपुटेटेड होगी, आपके अनुभव पे डाउट नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेपुटेटेड हो तो कभी उससे गलती हो नहीं सकती। यहां पे आपने लापरवाही कर दी थी, बट योर इंटेंशन वाज नॉट टू अप्रूव द लाइसेंस नेग्लिजेंटली। आपने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, बस काम का लोड ज्यादा था, वो रेपुटेटेड कंपनी थी, टाइम कांस्टेंट था, काम खत्म करना था, आपने दे दिया। शायद रेपुटेटेड कंपनी नहीं आती, कोई नौसिखिया आता, तो आप उससे टाइम बोरो करते कि मैं 4 दिन बाद इसको देख के बताऊंगा, क्योंकि रेपुटेटेड नहीं थी। यहां पे सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई कि आपको लगा ले भाई चल कर देते हैं, सब तो अच्छा ही था, आगे भी अच्छा होगा। अरे विद मी, आप इसको एक एग्जांपल के साथ और कनेक्ट करें। मैंने आपको जब प्रोस्पेक्टस पढ़ाया था, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, वो डेरी वर्सेस पिक का केस है शायद, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर ने अपने प्रोस्पेक्टस में छापा था कि हमको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गई है स्टीम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली ट्रेन को चला के अप्रूवल मिल गई है, बट दिस अप्रूवल वाज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। लेकिन प्रोस्पेक्टस में उन्होंने ये नहीं बताया कि हमको बोर्ड ऑफ ट्रेड की भी अप्रूवल अभी लेना बाकी है, उन्होंने बस इतना बताया कि पार्लियामेंट से हमको अप्रूवल मिल गई है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टर ऑनेस्टली बिलीव कर रहे थे कि जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गई है एक्ट पास करके, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड की तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो प्रैक्टिकली कंक्लूड हो गई है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज एक्टेड इन गुड फेथ, इसलिए उसको फ्रॉड ना मानते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन माना गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कनेक्ट हुआ गुड फेथ? हेलो, वही वाला गुड फेथ इधर है कि भाई आप भले लापरवाही में काम किया, बट आपकी अंतरात्मा में खोट नहीं है ना, चोर नहीं है ना, तो आपका गुड फेथ है। एग्जांपल, आपकी बंदी है ऑलरेडी, बराबर, आपकी क्या है? बंदी, आप उसके साथ रिलेशन पे है, कैसे हैं? रिलेशन में, बट आपकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, महिला मित्र, एक महिला बंदी, महिला मित्र, बराबर। महिला बंदी इज आपकी गर्लफ्रेंड, महिला मित्र इज आपकी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम कहां? अब मुद्दा ये है, अरे मुद्दा ये वाकई आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड ही है तो यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ विद हर। अरे हेलो, बट मन पे क्या है? चोर, कि ठीक है यार, ये तो इससे तो शादी करूंगा, इसके साथ जब तक जैसा चल रहा है। ओशो कहता है प्यार 25 बार होता है जीवन में, ठीक है, बार होता है, हाँ इसको भी होता है, मेरे को पता है। एंड मैं जस्ट प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, तो आप भले 2 रिलेशन में हो, बट यहां पे भी अगर आपके मालाफाइड इंटेंशन है और उसको भी चला रहे, तो यू आर नॉट एक्टिंग गुड फेथ में इसके साथ। अगर गुड फेथ है तो उसको भले डाउट होता रहेगा, बट यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ। अरे हेलो, आप बोलता रहे मेरे दोस्त है तो क्या कर रही है इतना, सुनेगी नहीं कभी, समझ पा रहे हो मेरी बातों को?
तो कुल मिला के अंतर आत्मा के इंटेंशन क्या है उससे 3/22 गुड फेथ डिसाइड कर रहा है, और आपकी अंतर आत्मा में ना वकील घुस पाएगा ना जज घुस पाएगा। इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए, उन परिस्थितियों में स्टेट ऑफ माइंड को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि गुड फेथ था कि नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक वकालत में बहस सुन रहा था मैं, तो 302 का एक केस था। बच्चे आपस में खेल रहे थे, माउजर गन आती है येलो कलर की, उस पे बुलेट्स प्लास्टिक की रहती है, कुछ ज्यादा पावरफुल रहती है, कुछ नॉर्मल होती है। हम खुद भी ऐसे करते थे, ऐसे चिपका के टक से मारते थे, तो ऐसे चीटी जैसे आता था, लगता नहीं था जोर से, बट यही अगर आप एक डिस्टेंस से मारो तो लगता था जोर से। अब दो दोस्त खेल रहे हैं, ठीक है, पीछे ऐसे चिपका के पीठ में उसने चलाई, अब साला जो होना था हो गया, वो चली और पेट से निकली, ठीक है। तो अब जिसने हरकत की थी दोस्ती में, अब ये दोस्त जिसके ऊपर पेट कैसे निकली है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगवाया घर वालों ने कि भाई मर्डर किया करके। तो जज ने यही पकड़ा, बोले मेरे को एक बात बताओ, वकील आके बोल रहा है अरे वो मैडम इधर दो ना ध्यान आप, हाँ वो पता नहीं कहां क्या डिस्कस करने लग जाते, तब तक मैडम यहां पे मैं कुछ बता के निकल जाऊंगा, एग्जाम में पूछ भी लेगा, हाँ साथ हो। तो मुद्दा ये था कि जब वकील जज साहब को बोल रहा है कि सर देखो बंदूक लड़ाई चलाई, तो जज साहब सुन रहे हैं, बोले अच्छा बंदूक लगाई है, कौन सी बंदूक थी, अच्छा माउजर गन थी, तो बोले चलाई फिर पेट से निकली, तो बोले 302 लग गया। तो जज बोला अच्छा ऐसे होता है। तो अब जज ने बोला, बोले मेरे को एक बात बता, आप 302 के चार्ज लेके आ रहे हो, उस 302 इज मर्डर, तो भी मर्डर के चार्ज लेके आ रहे हो, उसको मारना ही था, माउजर गन से मारेगा, चाकू लाए गन लाए, इसका मतलब कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, दो खेल रहे हैं, माउजर गन है, अराई मारी निकल गया, उसका स्टेट ऑफ माइंड मारने का नहीं था, इट वाज जस्ट अ गुड फेथ, चीजें चल रही है हमारे मालाफाइड इंटेंशन, वो चार्जेस एक्सेप्ट नहीं किया उसके, समझ पा रहे हो। तो कुछ इस प्रकार की चीजें आप परिस्थितियों से स्टेट ऑफ माइंड जज करके करते हो, क्योंकि आप किसी के अंदर नहीं घुस सकते, अंदर घुस जाते तो फिर न्यायालय को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, भाई जज साहब घुसो इसके अंदर, बताओ अंतरात्मा में क्या है, डिसीजन बराबर है क्या, अरे हेलो। तो द पॉइंट इज गुड फेथ, आपको समझा। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन बैंक में, कहां लेके चलता हूं दोस्त, क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में गुड फेथ ये बोलते हैं लापरवाही के लिए। मैं तुमको एक बात बताता हूं कि जो इंसान को जनरल गुड फेथ वाली डेफिनेशन लगानी है जो आमतौर पर सिविल कॉन्ट्रैक्ट में लगती है, वो आपको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अगर खरीदी बिक्री वाली चीज है, किसी वाली खरीदी बिक्री वाली चीज, गुड्स खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वो जनरल नेचर वाले गुड फेथ से डील करता है आईसीआई, कि भाई लापरवाही के साथ नहीं, पूरा रीजनेबल डिलीजेंस करने के बाद खरीदना। अगर नेग्लिजेंटली खरीदोगे तो वो गुड फेथ में माना नहीं जाएगा। 3/22 वाला गुड फेथ कहां लगता है वो मैं तुमको बताता हूं, और लास्ट में जब पूरा लिखवा के तुमको एनालिसिस बताऊंगा, तुमको और क्लैरिटी आती जाएगी, साथ हो। इसलिए बातचीत मत करो, इसके ऊपर सवाल पूछता है। अब गुड फेथ 3/22 ऑफ द जीसीए के हिसाब से बोलता है ऐसी चीज, कैसी चीज जो मानी जाएगी आपने गुड फेथ में की है। क्या बोल रहा है, डीम टू बी डन इन गुड फेथ व्हेन इट इज इनफैक्ट डन कैसा, ऑनेस्टली, भले आप उसको नेग्लिजेंटली करो चाहे ना करो, आपके अंतर आत्मा ईमानदारी होनी चाहिए, बस ये बोल रहा है। अब इसका एग्जांपल पूरी कहानी के साथ यहां पे दिया है, साथ हो, साथ में पढ़ेंगे। आपको इसमें समझेगा कि ईमानदारी लापरवाही के साथ भी होगी, फिर भी आप उसको क्या बोलोगे, गुड फेथ। आस्था जी ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। सपोज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका नाम क्या है, जॉनी नहीं है, जॉन है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इशूइंग लाइसेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन हिज जुरिस्डिक्शन, यानी कि ये जितनी भी टाउनशिप आपको दिख रही है, अरे हाँ, तो उसके एरिया में जितनी टाउनशिप कमर्शियल प्रीमाइसेस बनेगा, जब तक वो लाइसेंस नहीं देगा तब तक कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है। एक दिन जॉन को रिसीव होता है एक एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए, वर्ड देखो क्या लिखा है, रेपुटेबल कंस्ट्रक्शन, इज्जतदार कंपनी जिसका नाम बना हुआ है, जिसका गुडविल बनी हुई है, जो आज तक कभी गड़बड़ की, उससे एप्लीकेशन आ रहा है कि हमको लाइसेंस दो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, साथ हो। हाउएवर, हालांकि जॉन के पास बहुत ज्यादा हैवी क्या था, वर्कलोड था, टाइम की भी कमी थी, तो जॉन ने हड़बड़ी में अप्रूव कर दिया लाइसेंस एप्लीकेशन विदाउट थॉरोली रिव्यूइंग द कंस्ट्रक्शन प्लान। Subsequently, it is discovered that the construction plan did not meet the required safety standard, leading to a structural failure during the construction process, resulting in property. सीमेंट कम यूज किया होगा, स्ट्रक्चर गड़बड़ था, वो बारिश आई ढह गया। एवरीबॉडी, कहीं पे भी आपको ये बोला कि उसको खर्चा मिल गया था इसलिए उसने अप्रूव कर दिया था, बताया कि हैवी वर्कलोड था, टाइम कांस्टेंट था, और एक फैक्ट आपको और दिया है, रेपुटेबल कंस्ट्रक्शन कंपनी। फैक्ट्स ये बता रहे कि यार सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव नोट के साथ वो आगे बढ़ा आगे, जीवन पे आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिनेरियो जॉन्स एक्शन ऑफ अप्रूविंग द लाइसेंस विदाउट प्रॉपर्ली रिव्यूइंग द कंस्ट्रक्शन प्लान मे बी कंसीडर्ड व्हाट, नेग्लिजेंट, बिकॉज ही फेल्ड टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। लेकिन जॉन जेन्युइनली क्या कर रहा था, बिलीव कर रहा था कि कंस्ट्रक्शन प्लान मेट कर रहे हैं रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, एंड अप्रूव क्या किया, लाइसेंस विद एन ऑनेस्ट इंटेंशन टू फुलफिल हिज ड्यूटीज। हिज एक्शन में स्टिल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ अंडर 3/22, बराबर, क्योंकि उसने किसी से पैसे नहीं लिए, अरे हाँ, उसने देखा रेपुटेटेड कंपनी है, आज तक कभी इसका कोई स्ट्रक्चर फेलियर नहीं हुआ, काम की भी कमी है, ऊपर से देखा कर दिया, इंटेंशन बुरे नहीं थे, लापरवाही थी। क्या थी, इसको ये बोलते हैं लापरवाही के लिए। मैं तुमको एक बात बताता हूं कि जो इंसान इस तरीके से एक्ट करता है, उसके लिए एक शायरी आई थी इंस्टाग्राम के फीड में कि अपने अनुभव में इतना भी गुरूर मत करना, बराबर है, अपने अनुभव में इतना भी गुरूर मत करना, ये भूलना मत कि आज भी खाते समय जीभ चबाई जा सकती है। पॉइंट क्या है, तुम बचपन से खाना खा रहे हो, एक बार कट चुकी, 2 बार कट चुकी, लेकिन फिर भी कटती है ना। तो भाई साहब, जितना भी अनुभव हो, गलती आज भी होती है, जीभ आज भी कटती है, शायद 40 बार कट चुकी होगी अब तक, लेकिन फिर भी जब इतनी बार अनुभव हो गया उसके बाद भी 41वें बार कटती है। तो आपने भले
अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कि भाई रेपुटेटेड कंपनी है, एवरीथिंग पास्ट में सब सही चला है, वो रेपुटेटेड होगी, आपके अनुभव पे डाउट नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेपुटेटेड हो तो कभी उससे गलती हो नहीं सकती। यहां पे आपने लापरवाही कर दी थी, बट योर इंटेंशन वाज नॉट टू अप्रूव द लाइसेंस नेग्लिजेंटली। आपने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, बस काम का लोड ज्यादा था, वो रेपुटेटेड कंपनी थी, टाइम कांस्टेंट था, काम खत्म करना था, आपने दे दिया। शायद रेपुटेटेड कंपनी नहीं आती, कोई नौसिखी आता तो आप उससे टाइम बोरो करते कि मैं 4 दिन बाद इसको देख के बताऊंगा, क्योंकि वो रेपुटेटेड नहीं थी। यहां पे सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई कि आपको लगा ले भाई चल कर देते हैं, सब तो अच्छा ही था, आगे भी अच्छा होगा। आर यू विथ मी? आप इसको एक एग्जांपल के साथ और कनेक्ट करें। मैंने आपको जब प्रोस्पेक्टस पढ़ाया था, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, वो डेरी वर्सेस पिक का केस है शायद, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर ने अपने प्रोस्पेक्टस में छापा था कि हमको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गई है, स्टीम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली ट्रेन को चला के अप्रूवल मिल गई है, बट दिस अप्रूवल वाज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। लेकिन प्रोस्पेक्टस में उन्होंने ये नहीं बताया कि हमको बोर्ड ऑफ ट्रेड की भी अप्रूवल अभी लेना बाकी है, उन्होंने बस इतना बताया कि पार्लियामेंट से हमको अप्रूवल मिल गई है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टर ऑनेस्टली बिलीव कर रहे थे कि जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गई है एक्ट पास करके, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड की तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो प्रैक्टिकली कंक्लूड हो गई है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज एक्टेड इन गुड फेथ, इसीलिए उसको फ्रॉड ना मानते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन माना गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कनेक्ट हुआ गुड फेथ? हेलो, वही वाला गुड फेथ इधर है कि भाई आप भले लापरवाही में काम किए हो, बट आपकी अंतरात्मा में खोट नहीं है ना, चोर नहीं है ना, तो आपका गुड फेथ है। एग्जांपल, आपकी बंदी है ऑलरेडी, बराबर, आपकी क्या है? बंदी। आप उसके साथ रिलेशन पे हैं, कैसे हैं? रिलेशन में, बट आपकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, महिला मित्र, एक महिला बंदी, महिला मित्र, बराबर। महिला बंदी इज आपकी गर्लफ्रेंड, महिला मित्र इज आपकी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम कहां? अब मुद्दा ये है, अरे मुद्दा ये वाकई आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड ही है तो यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ विथ हर। अरे हेलो, बट मन पे क्या है? चोर, कि ठीक है यार ये तो है, ये तो इससे तो शादी करूंगा, इसके साथ जब तक जैसा चल रहा है। ओशो कहता है प्यार 25 बार होता है जीवन में, ठीक है, बार बार होता है, हाँ इसको भी होता है, मेरे को पता है। एंड मैं जस्ट प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं। तो आप भले 2 रिलेशन में हो, बट यहां पे भी अगर आपके मालाफाइड इंटेंशन है और उसको भी चला रहे हो, तो यू आर नॉट एक्टिंग गुड फेथ में इसके साथ। अगर गुड फेथ है तो उसको भले डाउट होता रहेगा, बट यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ। अरे हेलो, आप बोलते रहे मेरी दोस्त है तो क्या कर रही है इतना, सुनेगी नहीं कभी? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो कुल मिला के अंतर आत्मा के इंटेंशन क्या है, उससे 3/22 गुड फेथ डिसाइड कर रहा है। और आपकी अंतर आत्मा में ना वकील घुस पाएगा ना जज घुस पाएगा, इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए, उन परिस्थितियों में स्टेट ऑफ माइंड को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि गुड फेथ था कि नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक वकालत में बहस सुन रहा था मैं, तो 302 का एक केस था। बच्चे आपस में खेल रहे थे, माउजर गन आती है येलो कलर की, उस पर बुलेट्स प्लास्टिक की रहती है, कुछ ज्यादा पावरफुल रहती है, कुछ नॉर्मल होती है। हम खुद भी ऐसे करते थे, ऐसे चिपका के टक से मारते थे, तो ऐसे चीटी जैसे आपस आता था, लगता नहीं था जोर से, बट यही अगर आप एक डिस्टेंस से मारो तो लगता था जोर से। अब 2 दोस्त खेल रहे हैं, ठीक है, पीछे ऐसे चिपका के पीठ में उसने चलाई, अब साला जो होना था हो गया, वो चली और पेट से निकली, ठीक है। तो अब जिसने हरकत की थी दोस्ती में, अब ये दोस्त जिसके ऊपर पेट कैसे निकली है, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगवाया घर वालों ने कि भाई मर्डर किया करके। तो जज ने यही पकड़ा, बोले मेरे को एक बात बताओ, वकील आके बोल रहा है, अरे वो मैडम इधर दो ना ध्यान आप, हाँ, वो पता नहीं कहां क्या डिस्कस करने लग जाते, तब तक मैडम यहां पे मैं कुछ बता के निकल जाऊंगा, वो एग्जाम में पूछ भी लेगा, हाँ साथ हो। तो अब मुद्दा ये था कि जब वकील जज साहब को बोल रहा है कि सर देखो बंदूक अड़ाई चलाई, तो जज साहब सुन रहे हैं, बोले अच्छा बंदूक लगाई है, कौन सी बंदूक थी? अच्छा माउजर गन थी। तो बोले चलाई, फिर पेट से निकली, तो बोले 302 लग गया। तो जज बोल रहा है अच्छा ऐसे होता है? तो अब जज ने बोला, बोले मेरे को एक बात बता, आप 302 के चार्ज लेके आ रहे हो, उस 302 इज मर्डर, तो अभी मर्डर के चार्ज लेके आ रहे हो, उसको मारना ही था, वो माउजर गन से मारेगा? चाकू लाए, गन लाए, इसका मतलब कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, 2 खेल रहे हैं, माउजर गन है, अड़ाई मारी निकल गया, उसका स्टेट ऑफ माइंड मारने का नहीं था, इट वाज जस्ट अ गुड फेथ, चीजें चल रही है हमारे, दैट्स मालाफाइड इंटेंशन, वो चार्जेस एक्सेप्ट नहीं किया उसके। समझ पा रहे हो? तो कुछ इस प्रकार की चीजें आप परिस्थितियों से स्टेट ऑफ माइंड जज करके करते हो, क्योंकि आप किसी के अंदर नहीं घुस सकते, अंदर घुस जाते तो फिर न्यायालय को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भाई जज साहब घुसो इसके अंदर, बताओ अंतरात्मा में क्या है, डिसीजन, बराबर है क्या? अरे हेलो, तो द पॉइंट इज गुड फेथ आपको समझा। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन बैंक में। कहां लेके चलता हूं दोस्त? क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में गुड फेथ के ऊपर जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है सितंबर 24 पे, अरे सितंबर 24 में 2 मार्क्स का। अब ध्यान रखना भाई, जो ध्यान देगा उसको ही समझेगा। मैंने आपको डेरी वर्सेस पिक का केस भी बताया, मैंने आपको जॉन का केस भी बताया, मैंने अभी ये वाली परिस्थिति भी बताई, ये थोड़ी सी क्रिमिनल एंगल वाली परिस्थिति थी क्योंकि उन्होंने चार्जेस मर्डर के लगवाए। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मैं सितंबर 24 में 2 मार्क्स का जो बता रहा हूं, इसको समझना क्या है। यहां पे कहता है मिस्टर पी बॉट अ कार, बॉट अ फ्रॉम मिस्टर जी who was his friend. मिस्टर पी डिड नॉट चेक द कार और टेस्ट ड्राइव, क्योंकि दोस्त से खरीद रहा था, जैसे ही मुझसे खरीद रहा था। वेदर द परचेज मेड कुड बी सेंट टू बी इन गुड फेथ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ दिस। दोस्त से खरीद रहा था तो बिना चेक किए, बिना टेस्ट ड्राइव के खरीद लिया, तो गुड फेथ में है कि नहीं है? तो फिर शुभम का गुड फेथ क्यों नहीं था?
जब मैं शुभम वाला एग्जांपल दिया तब तो तुम मेरे से मान गए कि गुड फेथ नहीं है, तो तुम हाँ किस एंगल से बोल रहे हो? अरे वाह, एक नंबर का बैल। हाँ मत तुम गधे हो एक नंबर के भाई। यहां एक मिनट, तुम ना स्कूल का अप्रोच छोड़ ही नहीं पाए हो। सर आपने बोला था शुभम को दे रहा हूं तो शुभम से, अरे शुभम मतलब भाई मैंने तुमको कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि सर मेरे साथ थोड़ी गलत करेंगे, वैसे दोस्त थोड़ी गलत करेगा। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पकड़ रहे, यहां दोस्त था यहां पे टीचर है, नहीं अलग। अरे बैल, तुम कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं पकड़ते हो? हाँ हाँ, अरे तुम रुको जी, जनरल क्लास के हिसाब से तो कुछ बोला ही नहीं इनने, रुको ध्यान से सुनो। तो भाई कौन था फ्रेंड? अब देखो मैंने पहले भी स्टार्ट करते ही बोला कि जहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे वाले, यहां पे 3/22 वाला ये जीसीए लगाते नहीं है। यहां पे ये लोग वो लगाते हैं रीजनेबल एग्जामिनेशन करके, अगर तूने नहीं लिया तो गुड फेथ। तो फर्क क्या रहा सर दोनों में, जॉन वाले और इसमें? जॉन वाले में बोल रहा है ईमानदारी थी, भले नेग्लिजेंट हो चाहे ना हो वो गुड फेथ है। यहां पे बोलता है भाई यहां पे ड्यू डिलिजेंस चाहिए, अगर वो रहा और उसके बाद भी उसको गलत माल मिला तो बोलेगा गुड फेथ में, लेकिन अभी उसने ड्यू डिलिजेंस ही नहीं किया तो वो गुड फेथ में नहीं। मैंने अभी ये वाली परिस्थिति भी बताई, थोड़ी सी क्रिमिनल एंगल वाली परिस्थिति थी क्योंकि उन्होंने चार्जेस मर्डर के लगवाए। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मैं सितंबर 24 में 2 मार्क्स का जो बता रहा हूं इसको समझना क्या है। यहां पे कहता है मिस्टर पी बॉट अ कार, बॉट अ फ्रॉम मिस्टर जी हु वाज हिज फ्रेंड। मिस्टर पी डिड नॉट चेक द कार और टेस्ट ड्राइव, क्योंकि दोस्त से खरीद रहा था जैसे ही मुझसे खरीद रहा था। वेदर द परचेज मेड कुड बी सेंड टू बी इन गुड फेथ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ दिस। दोस्त से खरीद रहा था तो बिना चेक किए बिना टेस्ट ड्राइव के खरीद लिया, तो गुड फेथ में है कि नहीं है? तो फिर शुभम का गुड फेथ क्यों नहीं था? जब मैं शुभम वाला एग्जांपल दिया तब तो तुम मेरे से मान गए कि गुड फेथ नहीं है, तो तुम हाँ किस एंगल से बोल रहे हो? अरे वाह, एक नंबर का बैल। हाँ मत तुम गधे हो एक नंबर के भाई। यहां एक मिनट, तुम ना स्कूल का अप्रोच छोड़ ही नहीं पाए हो। सर आपने बोला था शुभम को दे रहा हूं तो शुभम से, अरे शुभम मतलब भाई मैंने तुमको कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि सर मेरे साथ थोड़ी गलत करेंगे, वैसी दोस्त थोड़ी गलत करेगा। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पकड़ रहे, यहां दोस्त था यहां पे टीचर है, नहीं अलग। अरे बैल, तुम कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं पकड़ते हो? हाँ हाँ, अरे तुम रुको जी, जनरल क्लास के हिसाब से तो कुछ बोला ही नहीं इनने, रुको ध्यान से सुनो। तो भाई कौन था फ्रेंड? अब देखो मैंने पहले भी स्टार्ट करते ही बोला कि जहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे वाले, यहां पे 3/22 वाला ये जीसीए लगाते नहीं है। यहां पे ये लोग वो लगाते हैं रीजनेबल एग्जामिनेशन करके, अगर तूने नहीं लिया इस वाला ये जीसीए लगाते नहीं है। यहां पे ये लोग वो लगाते हैं रीजनेबल एग्जामिनेशन करके, अगर तूने नहीं लिया तो गुड फेथ। तो फर्क क्या रहा? दोनों में, जॉन वाले और इसमें। जॉन वाले में बोल रहा है ईमानदारी थी, भले नेग्लिजेंट हो चाहे ना हो वो गुड फेथ है। यहां पे बोलता है भाई यहां पे ड्यू डिलिजेंस चाहिए, अगर वो रहा। जॉन वाले में बोल रहा है ईमानदारी थी, भले नेग्लिजेंट हो चाहे ना हो वो गुड फेथ है। यहां पे बोलता है भाई यहां पे ड्यू डिलिजेंस चाहिए, अगर वो रहा और उसके बाद भी उसको गलत माल मिला तो बोलेगा गुड फेथ में, लेकिन अभी उसने ड्यू डिलिजेंस ही नहीं किया तो वो गुड फेथ में नहीं है। तो वो दो अलग चीज है। साथ हो मेरे? तो यहां पे इनने सिर्फ यही बोला था, इसमें केस लॉ का रेफरेंस दिया है, माउंग गाउंग पाउंग गाउंग गांग करके, यही केस का नाम है। उसमें बोलता है, इधर जो भी लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करेगा, द परचेज ऑफ कार बाय मिस्टर पी कैन नॉट बी सेड टू बी इन गुड फेथ, क्योंकि यहां पे वो 3/22 को लगाते ही नहीं है। जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन आ गया वहां पे नहीं है। लेकिन जॉन कहां था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में।
बराबर है, तो वहां पे 3/22 लगाया जा सकता है उसको बचाने के लिए। बट यहां पे जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट के सिविल नेचर में घुस गया, वहां पे आपको ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल लगता है, लेट द बायर बी वेयर। आपका कॉन्ट्रैक्ट के सिविल नेचर में घुस गया, वहां पे आपको ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल लगता है, लेट द बायर बी वेयर। Mere silence as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud. It is the duty of the buyer to make the due diligence, reasonable examination. तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आपको दिया, कौन सा वाला, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, कौन सा वाला, ये वाला यानी कि सिविल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, एवरीबॉडी, वहां पे आप 3/22 लगाने वाले। लेकिन आपको ये जॉन वाले कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, वहां पे आपको क्या लगाना है, 3/22 ऑफ द GCA। साथ हो अगेन क्या है, ग्रे ग्रे है, क्या है, ग्रे ग्रे। लिखना शुरू करो। है, मैं बताता हूं ना क्या लिखना है। पॉइंट नंबर 1, अच्छा पहले हेडिंग डालिए 3/22 गुड फेथ। फिर पॉइंट नंबर 1 डालोगे और आप लिखोगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। स्टैट्यूटरी 3/22 गुड फेथ। फिर पॉइंट नंबर 1 डालोगे और आप लिखोगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किसको बोल रहा हूं मैं, 3/22 को। और जनरल लॉ वाला कौन सा है, दैट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और ये सारे जनरल लॉ के अंदर आते हैं। साथ हो, अबे हो पक्का, ठीक है। तो इसमें आपको 3 कॉलम लगेंगे। एक लगेगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस का, बेसिस बोल सकते हो जिसको आप, और एक में आप लिखोगे मिस्टर पीस केस। पीस केस का मतलब ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, मिस्टर पी थे। क्वेश्चन नंबर बताता हूं कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे है, तो आप 6 ही बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस को आपने क्या लिखा, बेसिस, और मिस्टर पीस केस लिखा। आप वहां पे रेफरेंस दे सकते हो क्यूबी का क्वेश्चन नंबर 6 बोल के, एवरीबॉडी। और उसके बाजू में आप लिखोगे जॉन द गवर्नमेंट ऑफिशियल केस। जॉन द गवर्नमेंट ऑफिशियल केस। सुनने का है नहीं एक बार में, फिर एक दूसरे से पूछते रहने का, एक दूसरे की कॉपी में झांकते रहने का, उसके पहले बात करते रहने का है कि नहीं। चलिए वापस बोलू, बात किए, 1 सेकंड में भगा दूंगा जिसको भी बात करते देखा, तेरे को सबसे पहले, ठीक है, तेरे पीछे वाले को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यानी कि बेसिस, दूसरे में मिस्टर पीस केस है, और तीसरा है जॉन द गवर्नमेंट ऑफिशियल केस, बराबर। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किसका रहेगा, जॉन वाले केस पे। जनरल लॉ का किसका रहेगा, पी वाले केस का, बराबर है। साथ हो, बोलना शुरू करूं। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है करके, ठीक। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट। वापस बोलू, बात किए यानी कि बेसिस, दूसरे में मिस्टर पीस केस है, और तीसरा है करते देखा, तेरे को सबसे पहले, ठीक है, तेरे पीछे वाले को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यानी कि बेसिस, दूसरे में मिस्टर पीस केस है, और तीसरा है जॉन द गवर्नमेंट ऑफिशियल केस, बराबर। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किसका रहेगा, जॉन वाले केस पे। जनरल लॉ का किसका रहेगा, पी वाले केस का, बराबर है। साथ हो, बोलना शुरू करूं। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट।
क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है करके। ठीक है, एक भूमिका नाम की बच्ची बोल रही है हम कैसे पता करेंगे कहां कॉन्ट्रैक्ट वाला है। भूमिका जी मेरे, ठीक है, तेरे पीछे वाले को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यानी कि बेसिस, दूसरे में मिस्टर पीस केस है और तीसरा है जॉन द गवर्नमेंट ऑफिशियल केस। बराबर है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किसका रहेगा? जॉन वाले केस पे। जनरल लॉ का किसका रहेगा? पी वाले केस का। बराबर है। साथ हो, बोलना शुरू करूं तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है करके। ठीक है, एक भूमिका नाम की बच्ची बोल रही है हम कैसे पता करेंगे कहां कॉन्ट्रैक्ट वाला है। भूमिका जी मेरे शब्द निकलवाए ना आप। अगर आपको फाउंडेशन पढ़ने के बाद ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखने वाला कॉन्टेक्स्ट है कि ये जॉन वाला केस है, तो बहुत बुद्धिजीव है आप। जहां पे भी घर घोड़ा गाड़ी बेचने की बात आ रही है, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो जॉन वाली केस आ रही है जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डेफिनेटली अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसमें समझने वाली क्या बात है यार। ठीक है, चलिए बड़े जीवन में आगे। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे पहले मिस्टर पीस केस में बेस्ड ऑन जनरल सिविल, बेस्ड ऑन जनरल सिविल, बेस्ड ऑन जनरल सिविल लॉ स्लैश कॉमन लॉ, बेस्ड ऑन जनरल सिविल लॉ स्लैश कॉमन लॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड फेथ। एवरीबॉडी, जॉन वाले केस में क्या लिखेंगे आप? बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन सेक्शन 322 ऑफ जीसीए 1897, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन, अरे बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन 322 ऑफ जीसीए 1897, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन, अरे बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन 322 ऑफ जीसीए 1897। बरोबर है, क्योंकि वहां पे जॉन का एक्ट नेग्लिजेंट था, फिर भी क्या माना गया? गुड फेथ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस में दूसरा एप्लीकेबल प्रिंसिपल, एप्लीकेबल प्रिंसिपल। ठीक है, अब एप्लीकेबल प्रिंसिपल जो पी का केस है वहां पे आप लिखेंगे गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी प्लस ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी प्लस ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी प्लस ड्यू केयर एंड अटेंशन, ब्रैकेट में लिखेंगे रीजनेबल एग्जामिनेशन। बराबर है। जॉन वाले केस में लिखेंगे गुड फेथ रिक्वायर्स ओनली, सॉरी, गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी ओनली, गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टली ओनली, गुड फेथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी ओनली, कॉमा, इवन इफ देयर इज नेग्लिजेंस, इवन इफ देयर इज नेग्लिजेंस। ठीक है, ये आपका स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ था। अब पॉइंट ऑफ, मतलब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बोला था ना कि स्टैट्यूटरी और ये, तो उस पे अपन ने डिफरेंस लिख लिया उस बेसिस पे। अब एक दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ डेफिनेशन, उसके बेसिस में डिफरेंस लिखवाऊंगा। ये स्टैट्यूटरी लॉ वर्सेस जनरल लॉ का डिफरेंस के बीच का था। अब सोर्स ऑफ डेफिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वाला सोर्स की, मतलब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बोला था ना कि स्टैट्यूटरी और ये, तो उस पे अपन ने डिफरेंस लिख लिया उस बेसिस पे। अब एक दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ डेफिनेशन, उसके बेसिस में डिफरेंस लिखवाऊंगा। ये स्टैट्यूटरी लॉ वर्सेस जनरल लॉ का डिफरेंस के बीच का था। अब सोर्स ऑफ डेफिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वाला सोर्स
किधर से आया, तो एक केस लॉ से आया, ये वाला किधर से आया, तो 3/22 से आया। तो आपने पहला पॉइंट डाला था ना, सो स्टैट्यूटरी हाँ वर्सेस दिस। अब एक आप दूसरा पॉइंट डालेंगे सोर्स ऑफ डेफिनेशन, अब सोर्स ऑफ डेफिनेशन के बेसिस में दो डिफरेंस आएगा। नहीं सर आप भूल गए हैं जो मैंने आपको बताया था, बताओ यार कॉपी बताओ, मैडम कॉपी दिखाइए आपके, फटाफट उठो। हाँ जी, मेरे को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे मैडम कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, आपका नाम नहीं लिखा है उस पर, बराबर है क्या? हाँ अगर आप देखोगे ये दिख रहा है गुड फेथ, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वर्सेस जनरल लॉ प्रिंसिपल था, ये एक मेन पॉइंट था जिसके बेसिस पे आपने ये दो प्रकार के क्या लिखे हैं डिफरेंस, मैडम यहां पे नहीं लिखोगे आप, ठीक है? तो अब आप क्या लिखोगे, एक सेकंड पॉइंट डालोगे सोर्स ऑफ क्या, डेफिनेशन, और सोर्स ऑफ डेफिनेशन के नीचे बेसिस, ये क्या है, पी केस और जॉन केस, ऐसा आएगा। यानी कि ये वाला डेफिनेशन इस पॉइंट का हो गया है खत्म, पक्का? इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, समझ में आ गया है? आर यू श्योर? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, पी केस और जॉन केस का ही डिफरेंस रहेगा, बट पॉइंट बदल जाएगा, दैट्स अ सोर्स ऑफ डेफिनेशन। दिखा था ना पूरा भाई, मैं नहीं देख पाया था क्योंकि स्क्रीन में क्या दिख रहा है। हाँ बोलू, सोर्स ऑफ डेफिनेशन लिखा आपने, मैं क्लास लूंगा पूरा 2 बजे तक आज, हाँ ठीक है। पीस केस लिखा है आपने, हाँ, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सोर्स ऑफ डेफिनेशन के अंदर इज सोर्स, हाँ बोलू, पी केस पे लिखोगे, बोलू, जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग, जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग, ब्रैकेट में केस लॉ का नाम बोल रहा हूं स्पेलिंग के साथ, आजू बाजू देखना मत, मेरा ही सुनो और मेरा ही लिखो, बरोबर है? माउंग, MAUNG, माउंग, MAUNG, अरे उधर कहां देख रहा है भाई, बोल रहा हूं ना, हाँ माउंग, फिर AUNG, आउंग, माउंग आउंग, पू, PU, हाँ, वर्सेस माउंग C, MAUNG, माउंग स्पेस SIC, माउंग C, और फिर से माउंग लिखना है, माउंग सी माउंग, बरोबर है? मोशी मोशी, चलिए ब्रैकेट क्लोज, नॉट बेस्ड ऑन जनरल क्लॉजेस एक्ट, नॉट बेस्ड ऑन जनरल क्लॉजेस एक्ट, नॉट बेस्ड ऑन जनरल क्लॉजेस एक्ट। एवरीबॉडी श्योर? 100%? इधर आ जाओ जॉन केस पे, डायरेक्टली यूजेस सेक्शन 3/22 ऑफ GCA 1897, डायरेक्टली यूजेस सेक्शन 3/22 ऑफ GCA 1897। एवरीबॉडी हेलो? पॉइंट ऑफ डिफरेंस में दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ या एप्लीकेशन टू लॉ, एप्लीकेशन टू लॉ, यानी कि मैं माउंग आउंग पू और मौशी मौशी का केस किधर लगाऊंगा और मैं 3/22 कहां लगाऊंगा ये बता रहा है। तो एप्लीकेशन टू लॉ पे आप लिखोगे दिस इंटरप्रिटेशन इज, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ लॉ या एप्लीकेशन टू लॉ, एप्लीकेशन टू लॉ, यानी कि मैं माउंग आउंग पू और मौशी मौशी का केस किधर लगाऊंगा और मैं 3/22 कहां लगाऊंगा ये बता रहा है। तो
एप्लीकेशन टू लॉ पे आप लिखोगे दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफन यूज्ड, दिस, हाँ पी में, दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफन यूज्ड, दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी लॉ केसेस, दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑफन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी लॉ केसेस। बरोबर है। बाजू में यानी कि जॉन वाले केस में दिस इंटरप्रिटेशन अप्लाइज मोर टू, दिस इंटरप्रिटेशन अप्लाइज मोर टू स्टैट्यूटरी फंक्शंस कॉमा ऑफिशियल एक्ट्स कॉमा एक्सेट्रा, स्टैट्यूटरी फंक्शंस कॉमा ऑफिशियल एक्ट्स एक्सेट्रा। दोनों का एग्जांपल दूं, ये जो लिखे हो ऑडिटर याद है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 बोलता है गुड फेथ में अगर फ्रॉड वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, कॉमा एक्सेट्रा, स्टैट्यूटरी फंक्शंस कॉमा ऑफिशियल एक्ट्स एक्सेट्रा। दोनों का एग्जांपल दूं, ये जो लिखे हो ऑडिटर याद है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 बोलता है गुड फेथ में अगर फ्रॉड वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, वो 322 का इंटरप्रिटेशन है, ऑफिशियल फंक्शन है, जॉन वाला केस है 322, नहीं दिखा भाई मेरे को, बोले नहीं आपने लापरवाही की, अबे क्या लापरवाही, ऑडिटर है मैं, बराबर है। तो गुड फेथ में किया और उसको फ्रॉड नहीं दिखा तो उसको पेनल्टी नहीं है। बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वहां पे आप बोले अरे मेरा दोस्त था ना इसलिए भरोसा करके ले लेने हो, आपको रीजनेबल एग्जामिनेशन करना था, आपने गुड फेथ में एक्ट किया नहीं है, बराबर है। फर्क समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? चलिए कंक्लूजन, क्या बोल रहा हूं, अच्छा ये कोई कंक्लूजन मतलब डिफरेंस खत्म। स्टैट्यूटरी फंक्शंस कॉमा ऑफिशियल एक्ट्स कॉमा एक्सेट्रा, स्टैट्यूटरी फंक्शंस कॉमा ऑफिशियल एक्ट्स एक्सेट्रा। दोनों का एग्जांपल दूं, ये जो लिखे हो ऑडिटर याद है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 बोलता है गुड फेथ में अगर फ्रॉड वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, वो 3 का इंटरप्रिटेशन है, ऑफिशियल फंक्शन है, जॉन वाला केस है 322, नहीं दिखा भाई मेरे को, बोले नहीं आपने लापरवाही की, अबे क्या लापरवाही, ऑडिटर है मैं, बराबर है। तो गुड फेथ में किया और उसको फ्रॉड नहीं दिखा तो उसको पेनल्टी नहीं है। बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वहां पे आप बोले अरे मेरा दोस्त था ना इसलिए भरोसा करके ले लेने हो, आपको रीजनेबल एग्जामिनेशन करना था, आपने गुड फेथ में एक्ट किया नहीं है, बराबर है। फर्क समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? चलिए कंक्लूजन, क्या बोल रहा हूं, अच्छा ये कोई कंक्लूजन मतलब डिफरेंस खत्म हो चुका है, अब ब्रह्मास्त्र कंक्लूजन है, ठीक है। बोलू कंक्लूजन के अंदर 2 पॉइंट आएंगे। मिस्टर पी इज लाइक अ प्राइवेट बायर, मिस्टर पी इज लाइक अ प्राइवेट बायर डैश, he is expected to check facts and be cautious, he is expected to check facts and be cautious everybody। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोलू जॉन इज लाइक अ पब्लिक सर्वेंट, जॉन इज लाइक अ पब्लिक सर्वेंट, और इसमें आप ऑडिटर वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, बराबर है 143:13 वाला। तो जॉन इज लाइक अ पब्लिक सर्वेंट डैश, द लॉ गिव्स हिम अ वाइडर प्रोटेक्शन, द लॉ गिव्स हिम अ वाइडर प्रोटेक्शन,
the law gives him a wider protection. If he acts honestly, if he acts honestly, comma, even if he makes a mistake, even if he makes a mistake, बराबर है। यानी कि 3:22 बोलता है भाई तेरी अंतरात्मा ईमानदार होनी चाहिए, तू भगवान नहीं है मेरे को पता है, बराबर है कि नहीं। ऑडिटर के लिए भी यही बोला कि भाई तू अगर अपने तरफ से सच है, गलती से तूने फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया, इट्स ओके, बट जब आप जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और कर रहे हो गुड्स खरीदी बिक्री कर रहे हो, उस केस में 3:22 वाला ये लगाते नहीं है। तो अगर मान लो कॉन्टेक्स्ट आपको ऐसे ही कि डायमंड का नेकलेस खरीदने गई थी समृद्धि जी और उसने ढंग से उसको चेक नहीं किया, या अगर उसने एक्टिव कंसील किया, देन अगेन डिफरेंट चीज है कि गुड फेथ में था, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट रीजनेबल एग्जामिनेशन से मिलती नहीं है, बट जानबूझ के आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गोल्ड ज्वेलरी बिल के दे दिया जो एक आम आदमी को देख के पता चल सकती थी, तो फिर वो गुड फेथ नहीं है। या मैं और आपको एक बात बोलूं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट का ही एक कॉन्टेक्स्ट घुसा के दे देगा कि भाई शुभम आया एक दुकान पे, बर्तन की दुकान में, बड़ी दुकान थी थोड़ी सी शोरूम जैसे, कहता है मेरे को ये चाहिए, स्टील पैन चाहिए, बराबर है। मैंने कहा वो वहां पे रहेगा, अभी जाके एल्यूमिनियम पैन उठा के ले आया, मैंने कुछ बोला नहीं है भाई, तो गुड फेथ में एक्ट नहीं किया है, क्योंकि लेट द बायर बी, उसने ये नहीं बोला कि एल्यूमिनियम पैन को उसने स्टील पैन नहीं बताया, उसने बोला वहां रखा है। अब वहां पे दोनों रखे थे, आप एल्यूमिनियम पैन उठा के लाए, वो देख जरूर है, बट क्या उसने आपको मिसरिप्रेजेंट करके स्टील पैन की जगह एल्यूमिनियम पैन बेचा है क्या? नहीं, आपका गुड फेथ नहीं था, क्योंकि ये जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। जहां पे जॉन की बात आ रही है, जहां पे ऑडिटर की बात आ रही है, वो 3:22 के हिसाब से गुड फेथ है, भले वो नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो। आप नेग्लिजेंट एक्ट करोगे जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में, वो गुड फेथ मांग नहीं रहा है, ये मांगा मौसी का केस है। एवरीबॉडी का तुम मेरे साथ हो? हाँ, हो गया आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी और गुड फेथ समझ में आया। इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं पढ़ा सकता, और तुमको अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ा रहा है तो मूर्ख बनाएगा, बराबर है। ये सारे ग्रे एरिया वाले डेफिनेशन है, आपको अपना विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उतना ज्ञान लिखा दिया जिससे विजडम डेवलप हो जाएगा और आप आंसर कर पाओगे, बराबर है। साथ हो ठीक। चलो बड़े जीवन में आगे, अब मैं एक एक करके आपको सारी डेफिनेशंस बताता हूं, फटाफट उसको ध्यान दे, कुछ भी नहीं रखा है डेफिनेशन में। फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। साथ हो एवरीबॉडी? चलिए, सबसे पहले 366 में ईयर का मतलब क्या है मेरे प्यारे? ब्रिटिश कैलेंडर। मार्क करो उसको, एमसीक्यू में पूछ सकता है घुमा घुमा के। पेज नंबर आपको मिलेगा 13.7 आई गेस, है कि नहीं? मेरे पास 13.6 है, मेरा पुरानी पीडीएफ खोल के रखा हूं, कोई फर्क नहीं है, पेजेस आगे पीछे हुए बस, मन में मत लेना तुम लोग, ठीक है। कौन सा कैलेंडर रहेगा? ब्रिटिश। एमसीक्यू की औकात है इसकी कि जब भी ईयर बोल रहा है, और ईयर कौन सा? जीसीए वाला। कौन सा कैलेंडर? ब्रिटिश। ये भी पूछ सकता है जीसीए के 366 के हिसाब से ईयर का मतलब क्या और कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा। तो ईयर का मतलब ब्रिटिश कैलेंडर, शुरू 1 जनवरी से और खत्म 31 दिसंबर को। साथ हो मेरे? पक्का। अब कहता है, अभी देखो ये कोई डेफिनेशन है राइटिंग का। बोले राइटिंग का मतलब क्या है? बोले प्रिंटिंग, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी समझते हो? वो जो किसी ऑब्जेक्ट में अगर आप कुछ पेंटिंग, जैसे पत्थर को तोड़ के जमीन में आपने कुछ बना दिया, लिथोग्राफी। फोटोग्राफी, ऐसा कोई भी मोड जिसको आप रिप्रेजेंट और प्रोड्यूस कर पाओगे किसमें? विजिबल फॉर्म में। कीवर्ड इज विजिबल, जिसको आप देख पाओ कोई भी तरीके से, जब कोई चीज दिख के आ रही है, दैट्स इट राइटिंग। पक्का। स्वेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आराम से भी चलने दो। रूल पे आ जाओ। रूल का मतलब क्या है? जो आप किसी पावर का इस्तेमाल करके बनाते हो, और वो पावर कहां दिया होता है? इनैक्टमेंट में। एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कॉन्फर्ड बाय एनी इनैक्टमेंट। सीजी की बात कर रहा है। इसके अंदर रेगुलेशन इंक्लूड होता है, इसको आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। दैट